गुड इवनिंग रमन, मोहित, गुड इवनिंग अनन्या, कृष्णा, राम, लिंगम, पीयूष, अनु, गुंजा, सोनू, विजेंद्र, रंजना, अमन, अंशुल, प्रियांशु, रोहित, जिया, गोविंद, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है सब लोगों के? तुषार, मोहन, अर्श, चंद्रमणि, आईआईटी बॉम्बे, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। शिवम, अमन, नितिश, गुड इवनिंग। आकाश, कैसे हो भाई सब लोग? हाँ, आईआईटी बॉम्बे का हो गया गुड इवनिंग भाई। सोनू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। खुशी, गुड इवनिंग। संचित, सचिन, गुड इवनिंग। शुभम, गुड इवनिंग। हाँ भाई, क्या हाल है सब लोगों के? पढ़ाई हो रही है तो हम लोगों ने लास्ट क्लास तक थर्मो के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है, फ्री एनर्जी कैलकुलेशन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन था, एंट्रोपी कैलकुलेशंस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था, और कुछ काम भी करने के लिए दिया गया था। गुड इवनिंग बेटा। कुछ काम भी करने के लिए दिया गया था, और मैं चाह रहा था उनमें से कुछ सवालों को फटाफट एक बार डिस्कस करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच कर जाते हैं, दैट इज आर केमिकल इक्विलिब्रियम। ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है बहुत ही सीधा चैप्टर माना जाता है, और इस पर सवाल भी अक्सर मेंस लेवल पर काफी पूछे भी जाते हैं। तो हम फटाफट होमवर्क एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उनमें से कुछ कुछ सवाल जो इंपॉर्टेंट हैं एक बार तुम अपने आप भी उनके आंसर्स चेक कर सकते हो कि आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं। हाँ, बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं, होमवर्क कर भी लिया था, तो हम लोग जल्दी जल्दी उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब ये मेरे ख्याल से बड़ा आसान सा सवाल था, सब लोगों ने इसको किया भी होगा। प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसको फौरन खत्म करते हैं। बात हो चुकी है सर, हर टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनिटी तो तभी मिलेगी जब डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव, और सारी दुनिया जानती है कि डेल्टा जी के लिए तो एज सच कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डेल्टा जी जो है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से कैलकुलेट किया जाता है। तो हम जानते हैं इसको हमेशा नेगेटिव होना है, और इसको अगर हमेशा नेगेटिव होना है तो इसको तो हमेशा नेगेटिव होना ही चाहिए, और क्योंकि ये माइनस का निशान लगा है इसलिए इसको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो बहुत आसान है कि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव और इंथैल्पी चेंज नेगेटिव हो तो ये प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। तो देखने से लग रहा है, मुझे लगता है ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सारे बच्चों ने सही किया, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक सवाल और ले लेते हैं फटाफट। देखो, ये इस कैटेगरी का सवाल है, इसका आंसर भी तुम लोगों ने निकाला होगा, मैं इसका आंसर लिख के भी लाया हूं, तुम चाहो तो एक बार देख भी सकते हो। हाँ, बहुत इजी था ये। और ये सवाल जो हमने इससे पहले किया है वो सवाल, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे किसी इम्तिहान में पूछा गया है। ये समझ रहे आपके ही किसी एग्जाम में पूछा गया है, और हो सकता है आगे आने वाले किसी साल में इसी में कुछ ये पूछ ले कि नेवर स्पॉन्टेनियस, और एट हायर टेम्परेचर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, लोअर टेम्परेचर पर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। मतलब समझ लो, कुछ भी करके सवाल बना सकता है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो तुम्हें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ऐसे प्रोसेस जो जिनके डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव और डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होते हैं सिस्टम के लिए, वो हमेशा स्पॉन्टेनियस हर टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनिटी शो करते हैं। और ऐसे प्रोसेस जिनके डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव होते हैं वो हर टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, चाहे टेम्परेचर कुछ भी ले लिया जाए, दे विल बी ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वो जो बीच के दो लोग होते हैं जिसमें एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, उस प्रोसेस मतलब समझ लो जो बीच के दो केसेस बच गए हमारे, उन केसेस में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ ऐसे प्रोसेस बनेंगे जिसमें हायर टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनिटी देखने को मिलेगी, और कुछ ऐसे प्रोसेस बनेंगे जिसमें लोअर टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनिटी देखने को मिलेगी। बड़ा आसान था। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल बनाया गया था, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने किया भी था। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्रिश, तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आज केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो रहा है, बस जरा सा 5-10 मिनट के लिए ये पुराना होमवर्क डिस्कस कर रहा है, और आज भी थर्मोडायनेमिक्स के मैं 8-10-15 सवाल तुम्हें होमवर्क के फॉर्म में दे दूंगा, तुम उनकी भी प्रैक्टिस करना, फिर उनको रेगुलरली एक एक दो दो सवाल करके हम उनकी एक बार प्रैक्टिस भी करते रहेंगे यहां पर, ठीक। अच्छा, अब जैसे ये सवाल था, मुझे लगता है इंथैल्पी चेंज हमें वाटर से स्टीम का फॉर्मेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ लिक्विड फॉर्म जो पानी का है वो स्टीम के साथ इक्विलिब्रियम बना रहा है। तो अगर ऐसा है तो ये तो क्लियर हो गया सर कि जो डेल्टा जी होगा, ये डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेप की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा जी हमारा 0 होगा। पूछ रहा है कैलकुलेट डेल्टा एस, तो सारी दुनिया जानती है कि अगर डेल्टा जी 0 है तो डेल्टा एस
की जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टी से निकाली जाएगी। बताओ समझे बात को? अगर डेल्टा जी जीरो है इक्विलिब्रियम पर तो ऐसे में डेल्टा एच बाई टी से निकाला जाएगा। डेल्टा एच की वैल्यू आपने ऑलरेडी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 40.8 किलो जूल। भाई ये सब जरूर ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय नीचे टेम्परेचर आ जाएगा जो कि 373। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर 109 के आसपास जूल पर केल्विन मोल एंट्रोपी आ जाएगी। सबने किया भी होगा, शाबाश, बहुत आसान सवाल था। 109। हाँ भानु तुम यहां से स्टार्ट कर सकते हो, बट अभी के लिए कान बंद कर लो बेटा, कहीं ऐसा ना हो कानों से खून निकलने लगे, क्योंकि ये अगर तुमने पढ़ाई नहीं है तो तुम्हें ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो थोड़ी देर के लिए कान बंद कर लो, या फिर थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, सो जाओ। 5-10 मिनट बाद जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, जब ये सवाल डिस्कस कर लेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा, तब तुम कान खोल लेना। समझ रहे हो बात को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल था, बड़ा सवाल, सेम सवाल था। मैं जानबूझ के सवाल लेकर मैं इसको बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा, मुझे फिर से सेम सवाल लगता है। दिस इज द केस ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो यानी इस बार मुझे लग रहा है कि दिस इज द सिचुएशन आइस वाटर इक्विलिब्रियम। सिंस दिस इज अ केस ऑफ फ्यूजन, सो दिस इज आइस वाटर इक्विलिब्रियम, एंड सिंस दिस इज आइस वाटर इक्विलिब्रियम, सेम सवाल बनेगा। डेल्टा जी फिर से जीरो होगा बिकॉज दिस अगेन एन इक्विलिब्रियम, और इस बार भी जो भी कैलकुलेशन करना है वो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस से ही किया जाएगा। जो अननोन हो वो कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल पुराने जैसा सवाल है, ज्यादातर लोगों ने कर भी रखा होगा। इसका आंसर 21.98 मेरे हिसाब से निकल के आए। समझ में आया भाई? 6/273, 6/273 वाला पहले अपने आप को एक गोली मार ले, चाकू मार ले, थप्पड़ मार ले, कुछ ना कुछ कर जरूर ले, क्योंकि ये किलो जूल में बात की गई है। जरा समझने की कोशिश करो। और यहां पर जो आपको एंट्रोपी कैलकुलेट की जाएगी वो 6000 डिवाइडेड, ताकि आप जूल, समझ रहे बात को, ताकि आप उस यूनिट में इसका आंसर दे पाए, जूल पर केल्विन मोल। तो अगर आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ आइस, तो इन दैट केस हाँ ठीक है, अब जूल पर केल्विन मोल इसकी यूनिट बनाई गई है, तो आप उसको जूल पर केल्विन मोल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। यानी इसका आंसर भी अगर आप लिखेंगे तो ये 6000 डिवाइडेड बाय 273 आ जाएगा। आंसर आसान है, सब लोग कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल, ये भी हमारे किसी इम्तिहान में इसी साल पूछा गया सवाल है, अप्रैल के अटेम्प्ट में, जिसमें ये पूछा गया था कि अब देखो, अब ऐसा लग रहा है जैसे अब थोड़ा सा मुश्किल लग गया सवाल। बात समझ रहे? जैसे ये सवाल था तो सब थोड़ा सा ठीक लग रहा था, है ना। अब ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी अच्छी लग रही है। आप समझिए मुश्किल बिल्कुल नहीं है, सेम सवाल है। इतने किलो जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट, दैट मींस ये वो हीट है जो मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है सोडियम क्लोराइड को। और साथ ही साथ वो कह रहा है कि जो एंट्रोपी चेंज है वो 28.4 है। आप पूछ रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या? गजब आदमी है आप। अगर आप मेल्टिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप मेल्टिंग की बात कर रहे हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और इस केस में फिर से डेल्टा जी की वैल्यू 0 है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ये वो सिचुएशन है जिसमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन एंट्रोपी चेंज जरूर होती है, क्योंकि आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस चेंज हो रहे हैं। तो अगर ऐसे में मुझे डेल्टा एच की वैल्यू जो टी डेल्टा एस के बराबर होगी, बताओ समझ रहे हो, क्योंकि डेल्टा जी 0 है। ऐसे में डेल्टा एच की वैल्यू ऑलरेडी आपको सवाल में कितनी दे रखी है? 30.4 किलो जूल। मेरी बात समझ रहे हो? दिस इज किलो जूल, दिस इज टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी 28.4, जो कि जूल में दे रखी है। इससे आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये 1070 केल्विन के आसपास निकल के आता। बहुत सारे बच्चे ने किया। प्रांकुर कह रहा है ये मेरी शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। प्रांकुर, मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने ये सवाल सही किया होगा, और अगर नहीं सही किया था तो अब ये सवाल आसानी से सही किया जा सकता है, बिकॉज मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये छोटा सा फॉर्मूला डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस पर बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं। कभी ये दे देगा, कभी वो पूछेगा, वो दे देगा, ये पूछेगा। बस ये ध्यान रखना कि डेल्टा एच जनरली किलो जूल पर मोल में होता है, और एंट्रोपी चेंज बहुत ज्यादा नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होती, तो वो जूल पर केल्विन मोल में रिप्रेजेंट की जाती। तो बस यूनिट का ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो यहां पर आपने इसको किलो जूल में ही छोड़ दिया और टेम्परेचर की वैल्यू उल्टी सीधी निकाल के चले आए, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये वाला सवाल भी मुझे लगता है बिल्कुल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको बिल्कुल सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाह रहा हूं, बिल्कुल सेम सवाल है। इंथैल्पी चेंज दे रखा है और चेंज इन एंट्रोपी दे रखा है। तो अगर दोनों की एंट्रोपी, यानी डेल्टा एच पता है, डेल्टा टी डेल्टा एस पता है, और पूछा जा रहा है वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं।
समझ में आ रहा है? यानी डेल्टा जी अगर आप कैलकुलेट करें तो वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से निकाला जाएगा। डेल्टा एच सवाल में दे रखा है, टेम्परेचर सवाल में दे रखा है, डेल्टा एच सवाल में दे रखा है, इससे आपको डेल्टा जी मिल जाएगा। इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव और पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस। सब लोगों को याद है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर डेल्टा जी हमारा जीरो है, इफ डेल्टा जी इज जीरो, दैट मींस इक्विलिब्रियम सिचुएशन या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल। और अगर आपका डेल्टा जी लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, दैट इज नेगेटिव है, इन दैट केस द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस माना जाए। और अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो ऐसे में आप उसको इररिवर्सिबल बोलेंगे। क्लियर है? तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप इसकी वैल्यूज को देखेंगे तो ये 40.63 किलो जूल है, तो ये आ जाएगा 40630। और ये है हमारा 100 जूल इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है 300, यानी कि 300 इंटू 100। साफ दिखाई दे रहा है सर, ये डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दिस इज डेल्टा एच, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? पॉजिटिव आएगी। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो साफ दिखाई दे रहा है दिस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। कर लिया था सब लोगों ने भाई? सब लोगों ने कर लिया था। दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू जो आ रही है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये आ रहा है 40630 माइनस 300 100 एंड दिस इज पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो दैट मींस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। हमारा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये जेई के एडवांस लेवल पर पूछा गया सवाल था। मुझे तो देखने से बहुत खराब लग रहा है। खराब सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि खिचड़ी सी लग रही है और मुश्किल कुछ भी नहीं है। वो ये जानना चाह रहा है कि एट व्हाट डिटरमिन द मिनिमम टेम्परेचर। देखो थोड़ा सा हम अपने हिसाब से सवाल को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें जो हमारा कैस्टराइट है उसका रिडक्शन कोक के थ्रू हो पाए, वो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। उसके ऊपर तो हो ही जाएगा, वो ये कहना चाह रहा है उसके ऊपर तो हो ही जाएगा, बट वो मिनिमम जहां हो पाए। तो मैंने कहा देखिए ऐसा बड़ा सीधी सी बात है, आप मुझे बताइए इस पूरे खेल में जो डेल्टा एच है वो कितना है? तो तुम सब जानते हो जो डेल्टा एच होता है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होता है, हमने पहले भी पढ़ा है। तो दिस इज फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर आप डेल्टा एच कैलकुलेट करते हैं तो रिएक्शन क्या है सर? जो कैसेटेराइट है वो SnO2 है जो कार्बन से रिएक्ट करेगा और खुद तो टिन दे देगा और कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड में CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए ठीक। अब ये रिएक्शन क्या बैलेंस है? हाँ सर ये बैलेंस रिएक्शन है। अब बैलेंस रिएक्शन है तो हम सब जानते हैं इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, याद है सब लोगों को? इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, याद है सब लोगों को? तो जो भी CO2 का फॉर्मेशन है और SnO2 का फॉर्मेशन है, इन दोनों को आपस में माइनस करके आप डेल्टा एच निकाल सकते हैं रिएक्शन का। तो इसका मतलब ये हुआ इस रिएक्शन का डेल्टा एच मुझे पता चल जाएगा कितना आ जाएगा। CO2 का फॉर्मेशन कितना है? -394 में से आप माइनस करेंगे कैसेटराइट का कितना हीट ऑफ फॉर्मेशन है? -581। सो ये प्लस में आ जाएगा 581 किलो जूल पर मोल। चलिए ठीक है, ये आ गया आपकी वैल्यू। ये वैल्यू रफली अगर मैं देखूं तो कितनी आ रही है भाई साहब? 581 में से आपने इसको माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा? 581 में से आपने 394 माइनस कर दिया तो 11 में से 4 गए, यहां 7 आ गया और ये आ गया आपका 7 और ये आ गया 8 एंड दिस इज 187। सो अल्टीमेटली दिस इज 187 और इसको किलो जूल की जगह इसको ले लेते हैं जूल पर मोल, क्योंकि मुझे पता है कि एंट्रोपी जनरली जूल पर मोल केल्विन मोल में ही दी जाती है। अब आप डेल्टा एस कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से। डेल्टा एस कितना निकल के आएगा? डेल्टा एस निकल के आएगा प्रोडक्ट्स के एंट्रोपी चेंज डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट्स के एंट्रोपीज माइनस रिएक्टेंट्स के एंट्रोपीज। तो प्रोडक्ट्स के एंट्रोपीज हमें दे रखी हैं, इन सब लोगों की एंट्रोपी मुझे पता है। टिन की एंट्रोपी दे रखी है, ये देखिए SnO2 की एंट्रोपी दे रखी है, टिन की एंट्रोपी दे रखी है, कार्बन की एंट्रोपी दे रखी है, CO2 की एंट्रोपी दे रखी है। जरा जल्दी से कोई सॉल्व करके बता दे डेल्टा एस की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? डेल्टा एस की वैल्यू निकल के आ रही है एंट्रोपी ऑफ कितना? टिन प्लस एंट्रोपी ऑफ CO2 माइनस एंट्रोपी ऑफ SnO2
माइनस एंट्रोपी ऑफ कार्बन। मुझे जल्दी से सॉल्व करके बता दो ये वैल्यू कितनी आ रही है, किसी ने निकाली है? 200। ये वैल्यू 200 आ रही। 200 तो बड़ी कम है यार, 200 ही आ रही है। चलिए ठीक है, ये वैल्यू 200 आ रही, यानी ये वैल्यू 200 आ रही है। तो चलिए अब जरा डेल्टा जी निकाल लेते हैं। अब वो कह रहा है कि किस मिनिमम, अब तुम खुद सोच के बताओ जरा, ये एक ऐसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है जिसमें मेरा जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव। यानी अब समझिएगा जरा बात, ये इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये सिचुएशन, इसमें ये चीज पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो अब आप खुद सोच के बताइए इस तरह की रिएक्शंस किस तरह के टेंपरेचर्स पर स्पॉन्टेनिटी शो करती होंगी। सर देखिए ऐसा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, हमें चाहिए निगेटिव, और अगर हमें निगेटिव चाहिए तो ये निगेटिव वाला टर्म बड़ा होना चाहिए, और निगेटिव वाला टर्म तभी बड़ा होगा जब टेंपरेचर बहुत ज्यादा होगा। समझ में आई बात? यानी आपका टेंपरेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि सर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर टेंपरेचर है तो स्पॉन्टेनिटी आएगी। बड़े टेंपरेचर का क्या मतलब है? सर छोटे मोटे टेंपरेचर पर तो स्पॉन्टेनिटी आएगी नहीं, टेंपरेचर बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, तो एक ऐसा टेंपरेचर आएगा जो कि एक वो मिनिमम टेंपरेचर होगा जिसके ऊपर तो स्पॉन्टेनिटी होगी लेकिन उसके नीचे स्पॉन्टेनिटी नहीं होगी। वो टेंपरेचर कैसे निकाला जाता था याद करो, डेल्टा जी को 0 रखकर वो टेंपरेचर आ जाता था और उस टेंपरेचर के ऊपर आपको क्या मिलती थी? स्पॉन्टेनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ डेल्टा जी को 0 रखकर अगर मैं वो टेंपरेचर निकालता हूं तो वो टेंपरेचर आ जाएगा डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू आपने निकाल रखी है 187,230 लगा दिए जाए डिवाइडेड बाय 200। सॉल्व किया जाए तो 7 दिखाई देता है। सर बहुत सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज 935 केल्विन के आसपास, यानी द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस अबव 935 केल्विन। 935 केल्विन इज द मिनिमम टेंपरेचर अबव विच द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। क्लियर है सबको? यह बात समझ में आ रही है? बिकॉज 935 इज द टेंपरेचर वेयर डेल्टा इज 0। 935 के नीचे नॉन स्पॉन्टेनिटी होगी, 935 के ऊपर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। समझ में आ रहा है सबके? सब लोग इसको समझने की कोशिश करो। यानी मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इस प्रोसेस, इन दोनों वैल्यूज को देखकर भी मुझे समझ में आ रहा है कि बात मिनिमम की ही करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर साफ समझ में आता है इस तरह की रिएक्शंस हायर टेंपरेचर पर स्पॉन्टेनिटी शो करेंगी। हायर टेंपरेचर तो कुछ भी हो सकता है, 5 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 50,000, 2,000, कुछ भी बोल दीजिए आप सर, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर। सो दैट मींस दैट टेंपरेचर विल बी द मिनिमम टेंपरेचर एट अबव विच द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। सो दैट मिनिमम टेंपरेचर इज 935। अगर वो पूछता है कि क्या 935 पर स्पॉन्टेनिटी है तो आप साफ मना कर दीजिएगा 935 पर स्पॉन्टेनिटी नहीं है। 935 के जस्ट ऊपर स्पॉन्टेनिटी स्टार्ट होगी और जितना तुम टेंपरेचर बढ़ाते जाओगे प्रोसेस उतना ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता जाएगा। यानी इस रिएक्शन की फीजिबिलिटी हायर टेंपरेचर पर सबसे ज्यादा है। अगर वो पूछेगा कि इस रिएक्शन की फीजिबिलिटी 935 पर कितनी है, 1000 पर ज्यादा है या 1100 पे ज्यादा है या 1200 पे ज्यादा है, तो आप साफ बताइएगा कि कैसिटेराइड का रिडक्शन कार्बन के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो 1200 केल्विन, 1300 केल्विन, 1400 केल्विन, जितना ज्यादा आप टेंपरेचर रहेंगे ये प्रोसेस उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा और उस कैसिटेराइड का टिन का थ्रू, कैसिटेराइड से टिन का फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा फीजिबल माना जाएगा। सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सब लोगों को क्या ये बात समझ में आ गई है? भाई सब लोग समझ रहे हैं? शाबाश। तो ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये सवाल हमसे पूछा गया। ठीक, शाबाश। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लेते हैं। अब मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा, पुराना सवाल है, कुछ नहीं करना है। डेल्टा एच हम फॉर द रिएक्शन, डेल्टा एच हमें दे रखा है, डेल्टा एस हमें दे रखा है। अरे सर कितनी बार एक ही जैसे सवाल है, टेम्परेचर वगैरह के बारे में बात कर रहा है, सब लोग कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आप लोग अपने आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सेम सवाल है, डेल्टा एच दे रखा है, ये तो अभी हमने किया भी था शायद, मुझे लग रहा है इसी टाइप का सवाल। सर ये भी स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड सवाल है, कुछ नया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारे किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल था और कल मुझे लगता है शायद किसी ने मुझे मैसेज भी किया था कि सर इसका आंसर गलत दे रखा है या गलत आ रहा है। लेकिन मैंने सोचा था मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा। मुझे बड़ा आसान सवाल लग रहा है यार। आप देखिए क्या कह रहा है, 1 मोल आइडियल गैस है और 2 लीटर वेसल है, थर्मली कंडक्टिंग है। वो ये कह रहे हैं कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा।
आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन पूछ रहा है कि सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कितना है, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज कितना है और यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज कितना है। तो देखो बड़ा अच्छा सवाल मुझे लगता है, अगर मैं इस एनटीए के थ्रू पेपर बना रहा होता तो मैं इस सवाल में तुमसे पूछता कि व्हाट विल बी द एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। मैं इतना ड्रामा लिखता, खूब अंग्रेजी लिखता, खूब डेटा देता, सारी ड्रामेबाजी करता और नीचे सिर्फ ये पूछता व्हाट वुड बी द एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स एंड व्हाट वुड बी द टोटल एंट्रोपी चेंज। दोनों बातें एक ही। लेकिन जो आदमी पढ़ा लिखा है वो इस बात को जानता है कि सर यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, वो ये है। और इस वर्ड की कहानी ही ये होती है कि ये वर्ड ये कहता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज पक्का जीरो होगी इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। क्या ये बात याद है सबको? तो यानी इतना डेटा देखने के बाद अगर मैं ये सवाल पूछता तो मैं कहता कि यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज बताओ। मैं बता रहा हूं आधे बच्चे तो ये सोच के सवाल नहीं करते कि यूनिवर्स की बात कर रहा है, यहां अपने पड़ोसी का पता नहीं है, आप यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता। और जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे उनमें से भी बहुत सारे बच्चे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि पहले सिस्टम की निकालेंगे, सराउंडिंग की उनमें से आधों को नहीं आती होगी, वो सराउंडिंग की कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जो समझदार होगा वो ये समझता होगा पता नहीं क्या टाइम पास कर रहे हैं, अननेसेसरी इतना बड़ा डाटा दे रखा है। इफ इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस द यूनिवर्स एंट्रोपी चेंज मस्ट बी जीरो। क्लियर है ये वाली बात? और ये तुमने प्रूव भी किया था, अगर तुम्हें याद हो आइसोथर्मल प्रोसेस का, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो हमने इस बात को प्रूव किया था कि डेल्टा एस सिस्टम वो NRln V2 बाई V1 से निकाला जाता है और डेल्टा एस सराउंडिंग्स अगर तुम्हें याद हो तो यही वैल्यू माइनस NRln V2 बाई V1 से निकाली जाती थी। क्या सब लोगों को यह बात याद है? और जब आप इन दोनों को ऐड करते थे तो ऐड करते ही आपको डेल्टा एस यूनिवर्स या टोटल मिल जाता था और इस डेल्टा एस टोटल की जो वैल्यू थी वो ऐड करते ही जीरो आ जाती थी। सब लोगों को यह बात याद आ रही है? इसका मतलब यह हुआ सर इस सवाल में अगर आप यूनिवर्स की बात करते तो वो जीरो हो जाती, अगर आप यूनिवर्स की बात करते तो वो जीरो लिख देते। लेकिन सर आप भी समझदार हैं, आपने चालाकी से इस बार सराउंडिंग की बात की है। सर वैसे ही लोगों की बैंड बच जाएगी, सिस्टम की तो निकाल लेंगे, सराउंडिंग की कहां से निकल के लाएगी। लेकिन जो समझदार है वो समझता है कि जितनी सिस्टम की एंट्रोपी चेंज होगी उतनी सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज होगी, सिर्फ साइन का फर्क होगा। और ऐसे में अगर देखा जाए तो सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज माइनस NRln V2 बाई V1 से निकालनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि किताब में आंसर क्या दे रखे हैं और गूगल पर आंसर क्या दे रखा है, बट इट शुड बी नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ एक्सपेंशन and if it is a case of expansion that means work is done by the gas। गैस काम कर रही है। कैसे काम कर रही है सर? क्योंकि बाहर से हीट आ रही है, वो वर्क में कन्वर्ट कर रही है। टेम्परेचर चेंज मत करवाइएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो जितना खाऊंगा उतना काम कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ अगर गैस ने काम किया तो उसने बाहर से खाया। अब अगर उसने बाहर से खाया तो सराउंडिंग की कैफियत क्या है? सराउंडिंग क्या कह रहा है? भाई लग रहा है मुझसे कोई हीट ले रहा है तभी काम कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ सराउंडिंग हीट दे रहा है, और अगर सराउंडिंग हीट दे रहा है तो उसकी एंट्रोपी चेंज पक्का नेगेटिव ही होना चाहिए। सो दैट मींस डेल्टा एस मस्ट बी इक्वल टू माइनस NRln V2 बाई V1। अब आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है। N की वैल्यू 1 मोल है, R की वैल्यू 8.314 अगर हम जूल में चाहते हैं, और Ln के अंदर V2 बाई V1, V2 कितना है हमारे पास 3 लीटर से 2 लीटर यानी 3/2। अब आप इसको धीरे से सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके वैल्यू -3.3 के आसपास निकल के आती। सो दैट मींस द एंट्रोपी चेंज विल बी नेगेटिव। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद यहां पर नियरेस्ट इंटीजर लिखना है, यार पता नहीं यार, हमें नहीं पता क्या करना होता है। लेकिन जो समझ में आ रहा है कि आंसर शुड बी, अगर वो सिर्फ आंसर पूछता है तो इट शुड बी -3.3। अगर वो आंसर पूछता तो शुड बी -3.3। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं मुझे तो इंटीजर वैल्यू चाहिए, नियरेस्ट इंटीजर, तो मेरे हिसाब से यहां पर 3 लिखा जा सकता है। हाँ, आंसर शुड बी -3.3। बात समझ रहे हो सब लोग? क्या ये बात सबके समझ में आई? भाई अब ये कितने बकरे गिरा रहे हो तुम लोग? बस करो भाई, अब बस करो। ये अब इसको स्पैमिंग कहा जाता है। ये जो चल रहा है इसे स्पैमिंग कहा जाता है, और हमें जो है क्लास में स्पैमिंग पसंद कम आती। ये चलता है, जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे कोई चीज समझ में आ गया, आपने एक गिरा दिया, ऐसे हो गया, वो बात खत्म हो गई, धीरे से अपना छुआ दिया, है ना, एक आध पप्पी अप्पी डाल दी, दिल विल फेंक दिए, हो गया खत्म। लेकिन अब ये जो लगातार होता है इसको स्पैमिंग कहा जाता है।
हमें वैसे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कि स्पैमिंग किसे कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग है, बाकी बच्चों के लिए भी डिस्ट्रैक्टिंग होगा। अननेसेसरी चैट वैट बंद कर देंगे, तो इतने बकरे अकरे छोड़ो, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो। जब कहा जाए तो गिरा देना है ना, समझ, जो हम कहें गिरा दो, खट से गिरा दिया, खत्म हो गया। समझ लो बात। चलिए आप, हाँ, इंटीजर इंटीजर यार देखो, आप गणित वणित हमें नहीं पता है, तुम समझो मेरी बात को, ये गणित वणित वाली बातें मत करो। हमने इसका आंसर निकाल दिया, क्या पूछा क्या नहीं पूछा वो तुम समझ लेना। जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि ये कंफर्म है, आंसर शुड बी नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, इफ इट इज एन एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, पक्का सराउंडिंग यही कहेगा मुझसे किसी ने हीट ली है, बस खत्म। तो यानी सराउंडिंग की एंट्रोपी गिरेगी, सिस्टम की एंट्रोपी पूछी जाती तो यही प्लस में आ जाती, सिस्टम की एंट्रोपी यही वैल्यू प्लस में आ जाती, क्योंकि समेशन तो जीरो होना है। व्हाई? बिकॉज दिस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर ये इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होता तो सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज सेम नहीं होती, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में सराउंडिंग और सिस्टम के एंट्रोपी चेंज का जो सम निकल के आता है, अगर वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं मुद्दे पे। और मुद्दा क्या कहता है? मुद्दा ये कहता जिस तरह से तुमने, अच्छा यार एक सवाल और रह गया, जरा इसको भी निपटा देते हैं। आप, ये सवाल और रह गया है, आप ये सवाल करते हैं। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मुझे जो लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि हमारा जो एग्जाम होगा अब मेंस का, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे सेकंड अटेम्प्ट हो, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि एंट्रोपी कैलकुलेशन पे पक्का सवाल डाले। और अगर तुमने पढ़ रखा है, ये जितना भी हम लोगों ने करा ये पढ़ रखा है, तुम्हारे लिए सब बिल्कुल हलवा होगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ये उन तमाम लोगों के लिए मुसीबत हो। क्यों? उसका ऐसा, उसका रीजन भी मैंने देखा है कि इधर से कुछ आने वाले कुछ पीछे के सालों में उसने एंट्रोपी कैलकुलेशंस के ठीक ठीक सवाल बनाए। आप देखिए, जैसे 2019 का सवाल हो गया, इससे पहले वाला भी सवाल था, या आगे भी मैं तुम्हें आज सवाल दूंगा, तुम देखोगे उसके अंदर कुछ एंट्रोपी कैलकुलेशंस के कुछ कुछ अच्छे सवाल वो दे रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि आप इसको कायदे से एक बार पढ़ के चले जाएं, बढ़िया से, जितना तुम्हें कराया गया एकदम कायदे से पढ़ के। इसका आंसर देखिए, तमाम बच्चों ने ये दे रखा है। तुम्हें याद है क्या? ये वही सवाल है जो हमारे केस 2 को बिलोंग करता है कि मेरा भी बदलेगा तुम्हारा भी बदलेगा। क्या? टेम्परेचर। यानी एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें सिस्टम का भी टेम्परेचर वेरिएबल है और सराउंडिंग का भी टेम्परेचर वेरिएबल है। और यह बहुत सीधा केस है, साफ दिखाई देता है कि जब मास सेम होंगे दोनों ब्लॉक्स के और दोनों ब्लॉक्स सेम होंगे, तो ऐसे में सर जो हमारा नेट टेम्परेचर निकल के आएगा, दैट इज फाइनल टेम्परेचर, वो T1 प्लस T2/2 आए। मैं फिर एक चीज जोड़ता हूं, एडवांस लेवल पर यह जरूरी नहीं है कि दोनों ब्लॉक्स सेम मटेरियल के बने हो और दोनों ब्लॉक्स का मास सेम। अगर एडवांस लेवल पर सवाल आता है जिसमें दोनों ब्लॉक्स के मास अलग अलग दे रखे हैं, दोनों ब्लॉक्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज अलग अलग दे रखी हैं, और दोनों ब्लॉक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि अब इस तरह के सवाल का आंसर दीजिए, तो आप कॉमन टेम्परेचर अपने उसी फिजिक्स के हीट ट्रांसफर लॉ को यूज करके कॉमन टेम्परेचर निकाल ले। ये तो करा हुआ तुमने, एक टुकड़ा ऐसा है, एक टुकड़ा बड़ा है, एक लोहे का है, एक आयरन टिन का है, किसी भी समझ बात को, तो उसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज की वैल्यू पुट करेंगे, मासेस की वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा टी यहां रख देंगे। उसी तरह से यहां पर मास की वैल्यू पुट करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा यहां रख देंगे, और दोनों हीट ट्रांसफर्स को आपस में इक्वेट कर देंगे, जिससे हमें नेट ट्रांसफर से टी की वैल्यू मिल जाएगी। इस सवाल में क्योंकि केमिस्ट्री है तो बहुत ज्यादा फिजिक्स नहीं लगती है, तो कहते हैं दोनों ब्लॉक सेम ले लो यार, दोनों सेम ब्लॉक हैं, सेम मास है, सेम स्पेसिफिक हीट है, तो वो एमएस एमएस कट जाएगा और सीधे टी की वैल्यू T1 प्लस T2/2 आ जाएगी। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? अब क्या करना है? अब सर कुछ करना ही नहीं, अब तो सीधे आप CPLN T2/T1 वगैरह वैल्यू पुट करेंगे, खत्म हो जाएगा। तो यानी हम फट से लिख देते हैं, ये हमने पहले भी कराया हुआ था। दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी CPLN T2/T1, यानी टी नेट जो भी फाइनल टेम्परेचर होगा डिवाइडेड बाय T1, प्लस दूसरे वाले की क्या होगी? CPLN टी नेट T2/T1, T2 नया वाला पुराने वाले का टेम्परेचर क्या है? T2। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, CPLN दैट इज टी नेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 T2, बिल्कुल आसान हो गया। CP इंटू LN, टी नेट इज T1 प्लस T2 का स्क्वायर, नीचे 4 हो जाएगा, T1 T2 अपने आप सॉल्व कर लो, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर है? समझ में आ गया सबके? ये अलग बातचीत चल रही है। एक आदमी कह रहा हम रिबन काटेंगे, कह रहा नहीं हम तुम्हें काटेंगे, कह रहा नहीं हम तुम्हें काटेंगे, तीसरा आदमी कह रहा हम तुम दोनों काटेंगे, हम समझ लो। अरे कुछ नहीं कटेगा, तुम समझ नहीं बात कर रहे हो, एग्जाम होगा तब पता चलेगा क्या कट गया। समझो बात को, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। आसान है,
सीधा सा है, समझना है, दो चार बातें करते हैं, पहले माहौल बनाते हैं फिर बात समझते हैं। देखो, अब तुम सब जानते हो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं, बल्कि इनफैक्ट बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन मानी जाती हैं। हालांकि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनको रिवर्सिबल नहीं कह सकते आप, जैसे जनरली रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शंस ले लिया जाए, या अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है ये, या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। अरे भाई, जब एक बार पत्थर ही बन गया तो रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकती। या फिर प्रेसिपिटेशन प्रोसेस, यानी कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस मानी जाती हैं। अदरवाइज बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं, ज्यादातर रिएक्शंस ऐसी हैं जो रिवर्सिबल। ठीक है, अब बात आती है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर मैं ध्यान से समझूं तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि अगर मैं नॉर्मल किसी रिएक्शन की बात करूं जिसमें मान लीजिए ए और बी मिलकर वो सी और डी बना रहे हैं, एंड दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक, हम मान लेते हैं अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ऐसे में होगा क्या, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और आपने कंटेनर में रिएक्टेंट्स को ले लिया ए और बी को, तो होगा क्या शुरुआत में, जरा अकल लगाते हैं। शुरुआत में सर देखिए बड़ा सीधा है, शुरुआत में ए और बी आपस में मिल रहे होंगे और वो सी और डी में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ठीक, अच्छा, क्योंकि शुरू में सी और डी नहीं है, इसलिए सी और डी के मिलने से वापस ए और बी नहीं बन रहा होगा। यानी अगर मैं ध्यान से समझूं तो मुझे यह बात समझ में आती है कि शुरू के टाइम पर ए और बी का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो ए और बी के मिलने से सी और डी का बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही सी और डी का बनना शुरू होगा तो सी और डी के मिलने से वापस ए और बी का बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि सर शुरुआत में ए और बी बहुत ज्यादा है, इसलिए ए और बी से सी और डी का बनने का रेट बहुत ज्यादा, और सी और डी से वापस ए और बी का बनने का रेट बहुत कम होगा। जरा समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपकी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स को आपने डब्बे में बंद कर रखा है, दोनों लोग आपस में रिएक्ट करेंगे और सी और डी बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि शुरुआत में सी और डी नहीं है, इसलिए ए और बी से सी और डी का बनने का रेट मैक्सिमम होगा। लेकिन जब सी और डी बनना स्टार्ट हो जाएगा तो सी और डी के मिलने से ए और बी के बनने का रेट भी शुरू हो जाएगा। लेकिन सर जैसे जैसे सी और डी बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता चला जाएगा, और क्योंकि ए और बी कम होते चले जा रहे हैं इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता चला जाएगा। जरा समझने की कोशिश करना, हो क्या रहा, हो कुछ ऐसा रहा है कि सर दिस इज माय फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसके फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मान लेते हैं के एफ, एंड दिस इज माय बैकवर्ड रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट के भी ले लेते हैं। होगा क्या कि शुरू के दौर पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमम होगा, यानी इनिशियली अगर मैं बात करूं तो इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम, एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज 0। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि सर क्योंकि कंटेनर में आपने ए और बी को लेकर डब्बे में डाला है, तो ए और बी मैक्सिमम अमाउंट में है, तो वो दोनों मिलकर फट से सी और डी बनाना स्टार्ट कर देंगे, और क्योंकि उनका अमाउंट मैक्सिमम है इसलिए उनकी थ्रू रिएक्शन जो आगे चली वो फॉरवर्ड रेट मैक्सिमम देखने को मिलेगा। अब क्योंकि शुरू में सी और डी है ही नहीं तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा क्या होगा सर, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ए और बी का अमाउंट कम होता चला जाएगा, लेकिन सी और डी का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब यह हुआ ए और बी का अमाउंट के कम होते ही फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता चला जाएगा, लेकिन सी और डी बढ़ रहे हैं इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट आपस में एक दूसरे को बराबर कर लेगा। यानी अगर मैं ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मानता हूं और इसे बैकवर्ड रिएक्शन का रेट मानता हूं, सो दिस इज मैक्सिमम एट टी इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 0 एट टी इज इक्वल टू 0। यानी बैकवर्ड रिएक्शन का रेट 0 है और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमम। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता चला जाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा फॉरवर्ड का रेट कम होता जाएगा, बैकवर्ड का रेट बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों रेट्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और जिस टाइम पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होगा वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। यानी एट इक्विलिब्रियम एज टाइम passes, the rate of forward reaction decreases and rate
of backward reaction increases. At equilibrium, equilibrium पर क्या होगा भाई? At equilibrium, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. समझने की कोशिश करते हैं सब लोग। यानी कहने का मतलब यह हुआ, जिस टाइम पर इक्विलिब्रियम आएगा, उस इक्विलिब्रियम की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल के आती है? पहली कैरेक्टरिस्टिक निकल के आती है कि जिस टाइम पर इक्विलिब्रियम आएगा, उस टाइम पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट आपस में बराबर। सब लोग समझने की कोशिश करना। यानी बहुत सीधी सी सिचुएशन है, बहुत सीधी सी कहानी है। क्या कहना चाह रहे हैं कि शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन किसके थ्रू हो रही है? रिएक्टेंट्स के थ्रू, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है क्योंकि वो शुरुआत के बाई था। तो ऐसे में फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से चल रही, और क्योंकि प्रोडक्ट है ही नहीं, तो ऐसे में बैकवर्ड रिएक्शन जीरो है। लेकिन जैसे जैसे ही आगे जाएगा, वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ने लगेगा और फॉरवर्ड का रेट कम होने लगेगा, क्योंकि रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं और प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा सर, एक आदमी घट घट कर और एक आदमी बढ़ बढ़ कर एक दूसरे के बराबर आ जाएगा, और जिस टाइम पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे, वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। यानी इक्विलिब्रियम सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट एक दूसरे के बराबर होता है। बताओ, यहां तक समझ में आई बात? क्या सब लोगों को यहां तक बात समझ में आई? बिल्कुल आसान सी बात, समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरी बात करते हैं। सर ये बताइए, ये जो वक्त गुजरा, आप कह रहे हैं ना जैसे एज टाइम पासेस, इसका मतलब ये हुआ सर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, तो क्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज कर रही थी? हां, क्यों? क्योंकि सर फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है और बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रही है। फॉरवर्ड रिएक्शन अपनी स्पीड से चल रही है, बैकवर्ड रिएक्शन अपनी स्पीड से चल रही है, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो अमाउंट है वो लगातार चेंज होता चला जा रहा है। जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो लगातार चेंज होती चली जा रही। लेकिन सर, जिस टाइम पर ये दोनों एक रेट्स बराबर हो जाएंगे, उस टाइम पर क्या होगा? जिस टाइम पर ये दोनों रेट बराबर हो जाएंगे, उस टाइम पर क्या रिएक्शन रुक जाएगी? ना, लेकिन जिस स्पीड से सामने चल रही है, उसी स्पीड से पीछे चल रही है। यानी रिएक्टेंट्स का जो हिस्सा घटकर प्रोडक्ट्स के पास जाएगा, प्रोडक्ट्स का वही हिस्सा वापस जुड़कर रिएक्टेंट के पास आ जाएगा। यानी रिएक्शन चल तो रही है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी। आपको ऐसा लगेगा ए और बी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। जितना घटता है उतना वापस आ जाता है, जितना घटता है उतना वापस आ जाता है, जितना घटता है उतना वापस आ जाता है। ऐसे में इससे यह पता चलता है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करती है, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। चेंज चल तो रहा है, लेकिन आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जितना घटता है उतना वापस आ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक यह है कि जिस टाइम पर इक्विलिब्रियम अटेन होता है, उस टाइम पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाती हैं। रिएक्शन हो रही है लेकिन दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जितना आगे उतना वापस, जितना आगे उतना वापस। यानी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल के आती है केमिकल इक्विलिब्रियम्स की? वो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक निकल के आती है कि एट इक्विलिब्रियम concentration of reactants and products become constant. ये हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होगी इक्विलिब्रियम की। सब लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें, और बहुत आसान सी बात कर रहे हैं। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? सब लोग समझना। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अब इक्विलिब्रियम कब बना? तो वैसे तो जो रिएक्शंस इक्विलिब्रियम नहीं बना रही हैं, दे आर इररिवर्सिबल। अगर वो इररिवर्सिबल है तो उनके पास सिर्फ एक ही रेट है। वो कौन सा है सर? वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सर एक ही रेट है, बैकवर्ड रिएक्शन से कोई मतलब ही नहीं। ठीक, ऐसे में अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन की बात की जाए, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिरती चली जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। यानी अगर मैं किसी इररिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं, अगर मैं इररिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं, तो इररिवर्सिबल प्रोसेस या इररिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो रहा होगा?
अगर आप किसी इररिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल अकल नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल सीधी बात है कि सर अगर आप रेट की बात करते हैं, टाइम के साथ रेट की बात करते हैं, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट खत्म होता जाएगा ये आपका रेट धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, बात खत्म। इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है सर, क्योंकि रेट आपका धीरे धीरे रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे, रेट आपका कम होता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी, खेल खत्म। और इसी तरह से जब आप कंसंट्रेशंस की बात करें, अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस की बात करें, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कैसे चेंज करेगी सर? क्योंकि इररिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन गिरती चली जाएगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। इसमें क्या सोचना है सर? ये रिएक्टेंट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन लगातार गिरती चली जा रही है और एक टाइम पर जीरो हो जाएगी, और ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन एक टाइम पर बढ़ती चली जाएगी और एक टाइम पर आके कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी इररिवर्सिबल रिएक्शन की आप बात करते हैं तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते बढ़ते एक फिक्स पॉइंट अटेन करके कांस्टेंट हो जाती है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक पॉइंट पर आकर जीरो हो जाती है। ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है और ये प्रोडक्ट। ये जो केस आप बना रहे हैं, ये केस किसके लिए बना रहे हैं सर? ये केसेस आप बना रहे हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे, इररिवर्सिबल। जा रहे सामने, जाते जाइए जाते जाइए जाते जाइए, खत्म हो जाइए। यानी एक चीज तो कंफर्म है, अगर कोई इररिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें कोई ना कोई एक सब्सटेंस लिमिटिंग एजेंट होगा ताकि रिएक्शन कभी ना कभी खत्म हो जाए। बात समझ रहे हैं आपको? यानी अगर कोई एक रिएक्टेंट है तो वो पूरा खत्म हो जाएगा, और अगर दो रिएक्टेंट है तो उन दो रिएक्टेंट में से कोई ना कोई एक लिमिटिंग एजेंट जरूर होगा ताकि वो रिएक्शन थोड़ी देर बाद पूरी की पूरी सामने जाकर खत्म हो जाए। समझ में मेरी बात आ रही? मैं ये बताना चाह रहा हूं, हम इस इररिवर्सिबल प्रोसेस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम रिवर्सिबल प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि रिएक्टेंट्स खत्म हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब रिएक्टेंट के खत्म होने का रेट और प्रोडक्ट के बनने का रेट वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के पास जा रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के पास आ रहा है। यानी आपको थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ सीज कर गया, सब कुछ बंद हो गया, जबकि क्या उस टाइम पर रिएक्शन हो रही है? हो रही। क्या रिएक्शन सामने चल रही है? चल रही है। क्या रिएक्शन पीछे आ रही है? आ रही है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दैट इज एन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम सिचुएशन है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के पास, प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट के पास, सेम अमाउंट गया, सेम अमाउंट वापस आ गया। यानी एक टाइम ऐसा आने वाला है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट आपस में बराबर होगा, उस टाइम पर सारे लोगों की कॉन्सेंट्रेशन सीज कर जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। सो यू हैव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। वन, रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड शुड बी सेम, नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे, वो दोनों सेम हो जाने चाहिए। और दूसरा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो जानी चाहिए। समझो बात? यानी बराबर की सिचुएशन किसके ऊपर लगाई गई है? रेट्स के ऊपर। और कांस्टेंट की कंडीशन किसके ऊपर लगाई गई है? कंसेंट्रेशंस के ऊपर, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ में आई? उमंग ने एक बकरा गिरा दिया। अब जरा जल्दी से बता दो, अगर तुम्हें बात समझ में आ गई है तो एक गिरा दो, धीरे से, धीरे से, एकदम आवाज नहीं आनी चाहिए, धीरे से। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो, हाँ, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया है। अब अगर तुम्हें समझ में आ गया तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ठीक? तुम लोग ध्यान से सुनो और फिर उसका आंसर देना। सवाल यह है कि मैं कुछ यहां पर ऐसी बना रहा हूं, अब कुछ यहां पर ग्राफ बनाऊंगा, तुम्हें यह बताना है इन ग्राफ्स में से वो कौन से ग्राफ्स हैं जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को डिफाइन कर सकते हैं। समझना जरा बात को। तो मैं यहां पर ग्राफ बना रहा हूं। मान लीजिए ये पहला ग्राफ बनाते हैं, सीधी लाइनें खींचनी पड़ेंगी, ये ले लेते हैं, ये पहला ग्राफ बना लेते हैं, ये दूसरा ग्राफ ले लेते हैं, मतलब अभी बनाएंगे, रुक जाओ, ये तीसरा ग्राफ ले लेते हैं, ये चौथा ग्राफ ले लेते हैं, ये पांचवा, तुम लोग भी फटाफट बना लेना भाई साथ में, ये छठा। अब जरा इन ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये है रेट वर्सेस टाइम का, ये भी है रेट वर्सेस टाइम का,
ये भी है रेट वर्सेस टाइम का। ये कर्व है, ग्राफ बनाऊंगा मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। इसको भी मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व बनाऊंगा, और इसको भी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व बनाऊं। ठीक, चलिए कर्व बना लेते हैं। जो पहला ग्राफ बनाया जा रहा है वो पहला ग्राफ है आप रेट और टाइम का। ये रेट और टाइम का, दिस इज फॉरवर्ड रेट एंड दिस इज बैकवर्ड रेट। एक और बना लेते हैं, फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट। एक और बना लेते हैं, फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट। अब कंसंट्रेशन की बात करते हैं। ये कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। अब तुम्हें ये बताना है कि ये जो मैंने 6 ग्राफ्स बनाए हैं, इनमें से वो कौन कौन से ग्राफ्स हैं जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन को डिफाइन करते हैं। ये पहला है, तुम्हें नंबर डाल के बताना है। ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये छठा है, ये पांचवा है, और ये चौथा है। इन 6 ग्राफ्स में से वो कौन से ग्राफ्स ऐसे हैं जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन को डिफाइन करते हैं, जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन के बारे में आपको कुछ बताते। सोच के जवाब देना। कुछ लोगों के जवाब सुन के देखकर उनसे मिलने का मन कर रहा है। एक आदमी लिखा नन, एक आदमी लिखा नन। देखो मैं समझ रहा हूं बहुत सारे बच्चे सही भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे गलत लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सही भी लिख रहे हैं। और बहुत सीधा सा सवाल मैंने पूछा है, और ये जो सवाल मैंने तुमसे पूछा है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये तुमसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी टाइप का सवाल तुमसे नीट, ये क्या है, ये कौन सा पेपर होता है तुम्हारा यार, जेई के पेपर में पूछा भी जा चुका है। समझो बात। अब बहरहाल हम अपने हिसाब से करते हैं। हमें एक चीज पता है, हमें नहीं पता आपने क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। हमें जितनी बात समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि जो हमारा ग्राफ आपने बनाया है उसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है। एक बात होती है रेट को लेके, और एक बात होती है कंसंट्रेशन को लेके। याद है ये बात? ये दो बातें होती हैं। रेट को लेके जो बात आपने बोली है वो है बराबर वाली, यानी इक्वल। मेरी बात समझने की कोशिश करना। रेट को लेके जो बात आई है वो आई है इक्वल, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड शुड बी इक्वल एट अ पर्टिकुलर टाइम, द रेट शुड बी इक्वल। ठीक। और कंसंट्रेशन को लेके बात आई है कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी एट अ पर्टिकुलर टाइम, आफ्टर पर्टिकुलर टाइम द कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, दैट विल बी द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कंसंट्रेशन पे क्या कंडीशन लगाई जाएगी कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको कांस्टेंट दिखाई देनी चाहिए, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। और रेट के ऊपर क्या कंडीशन लगाई गई है कि रेट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बराबर हो जाना चाहिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। तो भाई ऐसे में तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है, ये बिल्कुल ठीक है सर। क्या ठीक है इसमें? सर इसमें ये ठीक है कि इसके अंदर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रेट सर देखिए कांस्टेंट हो गया। अरे वाह सर, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका रेट कांस्टेंट है। अरे भाई तो कांस्टेंट से मुझे क्या लेना देना, गजब लल्लू आदमी हो। जब हम बात कर चुके हैं रेट कांस्टेंट की बात नहीं करनी है मुझे, रेट पर्टिकुलर टाइम के बाद इक्वल हो जाना चाहिए। तो ऐसे में सर एक चीज क्लियर है, ये ग्राफ मुझे कहीं से भी समझ में नहीं आता। ये ग्राफ बिल्कुल सरासर गलत ग्राफ है, बिल्कुल गलत मान लीजिए। क्योंकि सर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट तो हो गया लेकिन बराबर नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर मैं सेकंड सिचुएशन की बात करूं तो सेकंड
सेकंड मुझे ठीक लगती, समझना जरा। सेकंड के केस में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बराबर और कांस्टेंट होके चल रहा है, सर ये सिचुएशन मस्त है, सर ये पक्का ग्राफ बिल्कुल सही ग्राफ माना जाएगा। इसी तरह से अगर मैं थर्ड सिचुएशन की बात करूं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सर ये रेट्स आपस में बराबर नहीं हो पा रहे हैं सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिचुएशन भी बिल्कुल गलत सिचुएशन मानी जाएगी। अब आते हैं कंसंट्रेशंस को लेकर। कंसंट्रेशंस ये कहती हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस वो कांस्टेंट हो गई। आप देख रहे हैं वो जितनी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट हो गई है, बराबर तो नहीं हुई। अरे तो ना होने दो। कंसंट्रेशंस के ऊपर क्या कंडीशन लगाई गई है? कांस्टेंट हो जानी चाहिए। आपको दिखाई नहीं देगा कि रिएक्टेंट चेंज हो रहा है, आपको दिखाई नहीं देगा कि प्रोडक्ट बढ़ रहा है या घट रहा है। क्यों? क्योंकि सर जितना बढ़ रहा है उतना ही घट रहा है, तो रिएक्शन तो चल रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जैसे आप पानी डालते जा रहे हैं और पानी नीचे से निकलता जा रहा है, लेकिन जिस रेट से पानी गिर रहा है उसी रेट से पानी निकल रहा है, तो जो बीच का सिचुएशन है वो दिखाई नहीं दे रहा है कि पानी बढ़ रहा है या पानी घट रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो जितना पानी गया उतना पानी बाहर निकल गया, जितना पानी गया उतना पानी बाहर निकल गया। तो ऐसी सिचुएशन हमारा एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी जिसमें आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो यह सिचुएशन बहुत खूबसूरत इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करने वाली सिचुएशन है। और इसी तरह से अगर यहां देखूं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है, मुझे यह भी ठीक लगता है। और इसी तरह से यहां पर देखूं तो मुझे यह भी ठीक लगता है, भले ही बराबर भी हो गई हो, मुझे बराबर से मतलब नहीं था, लेकिन क्योंकि कांस्टेंट हो गई है इसलिए मैं इस ग्राफ को भी एक सही ग्राफ मानता हूं। यानी मेरे हिसाब से तो सेकंड ग्राफ और नीचे के तीनों ग्राफ सही होने चाहिए। समझने की कोशिश करो। एक बच्चा कह रहा है सर इसका एक और एग्जांपल है। सर जैसे से आप बोलते जा रहे हैं बच्चा पीछे से भूलता जा रहा है। आप मस्त हो गया, बोलते जा रहे भूलते जा रहे, बोलते जा रहे भूलते जा रहे, बोलते जा रहे भूलते जा रहे। दिस अगेन अ सिचुएशन, तुम बिल्कुल इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर आ चुके हो। मुझे लगता है बस अब परम ज्ञान होना ही बाकी रह गया है, बाकी तुमने ऑलमोस्ट जिंदगी अच्छी जी ली। क्लियर है? बहुत सारे थर्ड रॉन्ग क्यों है? थर्ड रॉन्ग क्यों? थर्ड रॉन्ग इसलिए क्योंकि बेटा इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड कभी बराबर है ही नहीं। आप ये कहें कि सर इस पॉइंट पर बराबर है लेकिन फिर चेंज भी हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेंज हो रहा तो ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में तो फॉरवर्ड बैकवर्ड के रेट बराबर होने जरूरी। क्लियर है? चलिए ठीक, समझ में आ गया। एक आदमी कह रहा पांचवा कैसे? अब तुम एक एक करके सारे पूछ रहे, गजब लल्लू आदमी हो। अरे होगा यार पांचवा, जैसे तैसे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, रिएक्टेंट की घट रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी, ये देख पाते हो कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी। बस हमें यही मतलब था, जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए तो हमारे लिए भाई ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम सिचुएशन मानी जाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। बहुत टाइम पास मत करो। ये लो तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया सवाल भी तुम्हें दिखा देते हैं। इसी टाइप का कुछ सवाल है। फॉर द इक्विलिब्रियम द वेरिएशन ऑफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन विद टाइम इज गिवन बाय। तो अब तुम समझो बात को, रेट ऑफ रिएक्शन है और ये टाइम मुझे तो कहीं से समझ में नहीं आता भाई। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये टाइम, ये भी कहीं से समझ में नहीं आता। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी कहीं से समझ में नहीं आता। तो एक ही चीज समझ में आती है, इसमें समझना क्या है सर, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम का यही है, ठीक है, डी ऑप्शन। समझ में आ रही बात? तो अभी हम बहुत थ्योरेटिकल डिस्कशन पर हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि बहुत सारी रिएक्शंस इररिवर्सिबल हैं, लेकिन इररिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में तो क्या ही डिस्कशन करें। जब चैप्टर का नाम ही केमिकल इक्विलिब्रियम है तो ऑब्वियसली मुझे रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करना था। तो मैं रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में ये बोलना चाह रहा हूं, ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन समान रेट से चल रही होती है, यानी सामने जाने का रेट और पीछे वापस आने का रेट बराबर होता है। ऐसा सिचुएशन इक्विलिब्रियम सिचुएशन होता है। और इस इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर क्योंकि दोनों रेट बराबर हो चुके हैं तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है। रिएक्शन तो हो रही लेकिन आपको दिख नहीं रही है, क्योंकि पानी जितना अंदर आ रहा है पानी उतना ही बाहर जा रहा है। समझ रहे बात को? बिल्कुल उसी तरह से कि जितना हम तुम्हें समझाते जा रहे हैं तुम उतना ही भूलते जा रहे हो। समझो बात? क्लियर है? आगे बढ़े भाई। ये किस पेपर का सवाल था? अब ये तो हमें नहीं पता यार। पता नहीं अब ये हमने सही लिखा है कि नहीं यार। तुम लोग जब ये पूछते हो ना तो हमें डाउट होने लगता है, पता नहीं ये ऐसा
ये भी हमारे जेई का ही कोई पेपर है, ये जेई का कोई इम्तिहान होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, न जाने कौन सा एग्जाम लेते हैं ये, तो ये उसी का सवाल है। ऐसा मैंने लिखा है, मुझे पक्का नहीं पता, हो सकता है शिफ्ट विफ्ट सब गलत हो, अब ऐसा भी हो सकता, अब हो सकता है कहीं कुछ गलत लिख दिया हो, पता नहीं। एक आदमी कह रहा है यूपीएससी का है, यूपीएससी का सवाल, अब एक कहीं का सवाल हो, ये कर लो बे, खत्म करो झंझट, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आते हैं धीरे धीरे उस बात पर जिस पर थोड़े से नुमारिकल वगैरह भी बनेंगे, ड्रामेबाजी भी होगी, चलिए उस बात पर आते हैं। वो कह रहे चलिए अब एक चीज क्लियर हो गई कि मान लेते हैं फिर से कि ये एक सिचुएशन है जिसे आप इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कह रहे हैं, जिसमें मान लीजिए ए गैस बी गैस के साथ जुड़कर मान लेते हैं सी गैस बना रही, चलिए बहुत बढ़िया, ये सिचुएशन, एंड दिस इज एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, तो हमने मान लिया कि भाई चलिए ठीक है, ये एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अब अगर ये एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन है तो फिर वही एक सर, अगर इक्विलिब्रियम बना है तो ऐसे में सर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होगा। हाँ बिल्कुल सही। तो एक काम करते हैं, एक नए टर्म को यू बनाते हैं और सब लोग उस टर्म को ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। वो है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के एफ ले लेते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के बी ले लेते हैं, एंड सिंस दे आर रेट कांस्टेंट सो दे आर स्मॉल के। मैं अभी बताता हूं ये रेट कांस्टेंट का क्या मतलब है। दे आर स्मॉल के। केमिकल काइनेटिक्स में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमारे सामने आएगा, हम तब इस बारे में बात करें। ठीक, अच्छा, अब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई देखिए ऐसा है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन है तो सबसे पहले तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस के रेट आपस में बराबर हो जाएंगे जब आप इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। आप मुझे बताइए फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैथमेटिकली लिखा कैसे जाता? तो अब इसको लॉ ऑफ मास एक्शन बोलने वाले बोलते हैं, अब डिफरेंशियल रेट लॉ के नाम से भी जाना जा सकता है, लेकिन मुझे इतना टेक्निकली इसको बनाना नहीं है। मैं लॉ ऑफ मास एक्शन का नाम या कुछ बकवास करके कुछ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक चीज बनाना चाह रहा हूं, वो ये है कि अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखता हूं, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहता हूं, तो ये कंफर्म है कि जो मेरी अकल कहती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विद द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स एज देयर पावर। बात समझिए, यानी ये कंफर्म है सर कि अगर यहां स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 है तो इनकी पावर में भी 1 1 आ जाए। यानी यही कहना चाह रहे हैं कि सर ये बिल्कुल लॉजिकल लगता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा, और इसी को लॉ ऑफ मास एक्शन का नाम भी दिया जाता है। यानी लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जब आप किसी भी रेट को रिप्रेजेंट करें तो उसमें रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को उनकी पावर में उनकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट चढ़ा दीजिए। तो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन, दिस इज एक्टिव मासेस, ये जो ए और बी आप यहां यूज कर रहे हैं ये एक्टिव मासेस है। तो ये जो आपने लिखा है दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर आप इक्वालिटी का निशान लगाना चाहते हैं तो एक कांस्टेंट आपको लिखना पड़ेगा जिसको केएफ कहा जाता है, जिसको फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कहा जाता है। यानी अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखना चाहता हूं तो मुझे लगता है तुम सब इतना आसानी से यह बात समझ गए कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट विल बी केएफ इनटू एबी। ठीक है ये, और इसको देख के भी लग रहा है सर इनिशियली दिस रेट इज मैक्सिमम, आपने लिखा था व्हाई, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ एबी इज मैक्सिमम, यानी एबी का अमाउंट मैक्सिमम है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी मैक्सिमम होगा। और इसी वजह से अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन का रेट लिखूं तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा इट शुड बी केबी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी। बताओ समझे मेरी बात को? और साथ दिखाई देता है कि इनिशियली सिंस सी वाज जीरो द रेट विल बी जीरो, और जैसे जैसे सी का अमाउंट बढ़ता जाएगा ये रेट बढ़ता जाएगा। यानी एक चीज क्लियर है, ए बी का अमाउंट गिर रहा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन गिर रहा है, सी का अमाउंट बढ़ रहा है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ रहा है। और एक टाइम ऐसा आने वाला है कि जिस टाइम पर इक्विलिब्रियम आएगा उस टाइम पर क्या होगा, जिस टाइम पर इक्विलिब्रियम आएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। बताओ मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? सब लोगों को यह बात समझ में आ रही है? एक आदमी पूछ रहा है रेट की यूनिट क्या होगी। अबे रेट की यूनिट तो हमेशा एक ही चीज होती है। अगर कंसंट्रेशंस के रेस्पेक्ट में डिफाइन करें तो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज रेट। वो तो कोई भी रिएक्शन हो, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, कैसी भी रिएक्शन हो, रेट तो हमेशा dx by dt होता है ना। तो रेट इज ऑलवेज dA by dt एंड dA by dt इज कंसंट्रेशन चेंज डिवाइडेड बाय टाइम।
तो रेट की यूनिट तो हमेशा मोल्स पर लीटर पर टाइम निकल के आएगी। बात समझ रहे हो? अच्छा, बहरहाल तो वो ये कहना चाह रहा है कि भाई आप जब इक्विलिब्रियम आएगा उस टाइम पर क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हो। तो ठीक है, चलिए सर इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं एट इक्विलिब्रियम। अब ये नई सिचुएशन आने जा रही है और यहीं से ये चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या था? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट था केएफ इंटू ए बी। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या था? के बी इंटू सी। सर ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी और ऐसे में अगर मैं केएफ को केबी से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा सी अपॉन ए इंटू बी। This kf is a constant value, this kb is a constant value, and this is a new equilibrium constant which is known as k equilibrium. इसे k equilibrium का नाम दिया जाएगा और ये k equilibrium आज से एक और नए टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप के इक्विलिब्रियम को कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ऐसे लोगों की कंसंट्रेशन से जो वेरिएबल होती है। आप समझिए जरा, क्या तुम्हें लगता है ए की कंसंट्रेशन वक्त के साथ बदलेगी? हां सर बिल्कुल, ए की कंसंट्रेशन वक्त के साथ बदलेगी क्योंकि ए गैस है। अगर इसका अमाउंट चेंज करोगे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेगी क्योंकि इसके मोल्स बदलते चले जाएंगे। क्या बी भी गैस है? हां सर, बी की कॉन्सेंट्रेशन भी वक्त के साथ बदलेगी। और क्या सी की कॉन्सेंट्रेशन भी वक्त के साथ बदलेगी? सी की कॉन्सेंट्रेशन भी वक्त के साथ बदलेगी। हां, इक्विलिब्रियम आने के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी। यानी अगर आप किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक ऐसे टर्म से डिफाइन कर रहे हैं जिसमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेशंस के टर्म्स हैं, दे ऑल आर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ऑल आर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड वेरिएबल। सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं और ये वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, यानी वक्त के साथ ये वैल्यूज बदलती हैं। इक्विलिब्रियम पर ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएंगी बट वक्त के साथ ये वैल्यूज बदलती हैं। तो ऐसे में एक ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कॉन्सेंट्रेशन से लिंक किया जा रहा है ऐसे लोगों की कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो ये वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन शो करते हैं, ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आज से एक नया नाम रखा जाएगा के सी, वेयर सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन। सो द के सी ऑफ दिस इक्विलिब्रियम विल बी सी अपॉन ए इंटू बी। यानी जो एक्सप्रेशन आपने के इक्विलिब्रियम का दिखाया है वही सेम एक्सप्रेशन आपका के सी का बनेगा जब आप इस इक्विलिब्रियम की बात करें। यानी ये जो इक्विलिब्रियम आपने लिखा, ये इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें आप ये बताना चाह रहे थे कि ए और बी मिलकर सी गैस बनाते हैं। ए और बी गैस हैं, ये सारे लोग वो लोग हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशंस वक्त के साथ बदलती है। अभी मैं और एग्जांपल लेता हूं, ठीक। ऐसे में अगर आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करना चाहते हैं तो सारे लोगों की कॉन्सेंट्रेशन को दैट इज सी अपॉन ए बी लिखकर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर दिया। लेकिन जब आपने देखा कि ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसके राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशंस के टर्म्स हैं, वो भी उन लोगों की जो वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन शो करते हैं, तो आपने इसी के इक्विलिब्रियम का एक नया नाम रख दिया के सी। यानी के सी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, किसी भी इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने का वो तरीका है जिसके एक्सप्रेशन में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशंस के टर्म्स आते हैं, वो भी किनकी? जो वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन शो करते हैं। अभी मैं आगे बात करता हूं, तुम्हें समझ में आए? सब लोगों को क्या ये बात समझ में आ गई? समझना जरा बात। अब मैं और एग्जांपल लेता हूं, इससे और क्लैरिटी आ जाएगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए यही लिखा जाए 2a गैस प्लस बी गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद सी गैस। सपोज, जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम एंड व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ के सी? क्या करें सर? ये क्या बात होती है? के इक्विलिब्रियम क्या? के इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? के इक्विलिब्रियम में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ लिख देते हैं। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन ए का स्क्वायर इंटू बी। दिस इज के इक्विलिब्रियम। आप ये बताइए, क्या ये सारे वो लोग हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन वक्त के साथ बदलती हैं? हां, तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये वो के इक्विलिब्रियम है जिसमें कॉन्सेंट्रेशंस के टर्म्स हैं और वो भी उन लोगों की कॉन्सेंट्रेशंस के टर्म्स हैं जो वेरिएबल। तो सर इसी का नाम केसी होगा, इसलिए केसी का एक्सप्रेशन भी सी अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी।
यानी के इक्विलिब्रियम और केसी बिल्कुल सेम होंगे और केएफ और केबी का रेशो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करेगा। यानी यहां से एक ऑब्जेक्टिव जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है वो सब लोग याद करेंगे। फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट को अगर बैकवर्ड रेट कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाता है। सब लोग सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को जरूर याद रखेंगे। हमारे एग्जाम में इस चीज पर कई बार सवाल पूछे गए। फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट दे दिया जाता है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट दे दिया जाता है और सीधे रेशो निकालकर आप उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं। हम बात करेंगे इस तरह, ठीक। अच्छा, अब इसमें बार बार एक वर्ड यूज किया जा रहा है, वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन शो कर रहे हैं, वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन शो कर रहे हैं। सर ऐसा भी कोई एग्जाम्पल लीजिए जिसमें ये चेंजेस आते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आने वाले हैं। सब लोग जरा ध्यान से समझेंगे किस बारे में बात कर रहे हैं। सब लोग बहुत ध्यान से सोचते हैं। आप सबसे पहले ये बताओ, आप फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, इस एक्सप्रेशन पर आते हैं। ए गैस प्लस बी गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद सी गैस। ठीक, मुझे जल्दी से बताओ, क्या यह कहना ठीक है कि इस एक्सप्रेशन को केसी का एक्सप्रेशन जो बनेगा वो बनेगा सी अपॉन ए बी? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर, केसी के एक्सप्रेशन को सी अपॉन ए भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब दूसरी बात, सर क्या ये गैसेस हैं? हाँ ये गैसेस हैं। तो क्या ये भी ठीक है कि गैसेस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो N बाई वी वो P बाई RT से डिफाइन होती है? हाँ सर, आइडियल गैसेस के लिए तो यही बोला गया है कि जो कंसंट्रेशन है दैट इज मोल्स बाय वॉल्यूम, जिसको आप कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं। दिस कॉन्सेंट्रेशन इज प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय RT। PV इज इक्वल टू NRT लगाया हमने, कुछ नहीं किया, ठीक। सो N बाई वी इज द कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल टू P बाई RT। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं C की कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहता हूं तो वो C का पार्शियल प्रेशर अपॉन RT से निकल सकता है। अगर मैं A की कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहता हूं तो वो A के पार्शियल प्रेशर अपॉन RT से निकाली जा सकती है। अगर मैं B की कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहता हूं तो B का पार्शियल प्रेशर अपॉन RT से निकाली जा सकती है। अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये PC अपॉन PA इंटू PB बन जाएगा और RT का टर्म ऊपर चला जाएगा। बताओ यहां तक समझ पा रहे हो? यानी KC का एक्सप्रेशन आपने इस फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करें? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है KC क्या है? KC तो कांस्टेंट है। और R क्या है? सर R तो अपना आदमी है। और T, सर T कांस्टेंट है। इसका मतलब यह हुआ RT का टर्म कांस्टेंट है, KC का टर्म कांस्टेंट है। वो वहां क्या कर रहा है, उसको KC के साथ लेके आओ। तो मैंने KC को RT से डिवाइड कर दिया एंड दिस विल बी PC अपॉन PA PB। नाउ दिस KC इज अ कांस्टेंट, RT इज अ कांस्टेंट, दिस इज होल अ कांस्टेंट विच इज नोन एज KP। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका, जिसके राइट हैंड साइड में सिर्फ पार्शियल प्रेशर के टर्म्स हैं, और कुछ भी नहीं, सिर्फ पार्शियल प्रेशर्स के टर्म्स हैं। उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस नाम से जाना जाता है? KP के नाम से जाना जाता है। और यहां से KC और KP का क्या रिलेशन तुम्हारे सामने आ रहा है? KP इज इक्वल टू KC इंटू RT रेज टू पावर -1। यानी इस इक्विलिब्रियम के लिए आपका KC और KP का रिलेशन ये तैयार हो गया। समझे बात? मैं अभी और एग्जांपल लूंगा, 2-3 एग्जांपल लेने के बाद तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा। और फिर इस बात की बात करेंगे जिसमें बार बार आप वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन का नाम ले रहे हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। यानी सबसे पहले मैंने क्या लिखा? मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। इस एक्सप्रेशन को लिखते ही मैंने KC डिफाइन कर दिया। KC डिफाइन करते ही मैंने यह सोचा कि अगर गैसेज हैं तो इनको पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मैंने इनको पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट कर लिया। जैसे ही मैंने इनको पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट किया तो पता चला RT का एक टर्म आ रहा है। तो पीछे से आवाज क्या आई कि भाई ये KC है जो कि कांस्टेंट होता है, RT कांस्टेंट है, तो इस RT को KC के साथ लाकर नया कांस्टेंट बना दो। तो मैंने RT को KC के साथ लाकर एक नया कांस्टेंट बना दिया। नाउ दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हिच इज KP जस्ट लाइक KC। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन KP एंड KC? KC किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने का वो तरीका जिसके राइट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशंस के टर्म्स होते हैं। KP किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने का वो तरीका जिसके राइट हैंड साइड में सिर्फ पार्शियल प्रेशर्स के टर्म्स होते हैं और कुछ भी नहीं होता। क्लियर है? सबको ये बात समझ में आ रही? और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल बनाते हैं। मान लीजिए लेते हैं 2A गैस प्लस B गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद C गैस। जल्दी से मुझे बताओ KC का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? सर KC के एक्सप्रेशन में सारे गैसेस हैं तो सारे लोग आ जाएंगे। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विद स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स एज देयर पावर। क्लियर है? अच्छा, अब सर एक काम और करते हैं। अगर मैं इसी को कंसंट्रेशन को, गैस की कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखूं तो क्या होगा? अरे बिल्कुल वैसे ही, दिस इज PC बाय RT डिवाइडेड बाय PA बाय RT का स्क्वायर, PA बाय RT का स्क्वायर इंटू
पीवी बाय आरटी। और तमीज से लिखें तो यह आ जाएगा पीसी अपॉन पीए स्क्वायर इंटू पीबी, और आरटी का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। बताओ मेरी बात समझे? यानी अब क्या बोलेंगे? अब आप कहेंगे ये क्या बात होती है, दिस इज केसी, ये केसी, लेकिन इस केसी के राइट हैंड साइड में आरटी का स्क्वायर क्या कर रहा है? सर आरटी स्क्वायर इज द कांस्टेंट वैल्यू, केसी भी कांस्टेंट होता है, आरटी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो सर आरटी स्क्वायर को केसी के साथ ले जाइए। नाउ दिस विल बी केसी बाय आरटी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? पीसी अपॉन पीए स्क्वायर इंटू पीबी। सर केसी कांस्टेंट है, आरटी कांस्टेंट है, ये मिलाकर एक नया कांस्टेंट क्यों नहीं बोल देते? क्या नाम रखेंगे? केपी। क्यों? क्योंकि सर राइट हैंड साइड में सिर्फ प्रेशर्स के टर्म्स हैं, सो द केपी एक्सप्रेशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम विल बी दिस एंड केसी एक्सप्रेशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम विल बी दिस। द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी इज व्हाट? केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी रेस टू पावर -2। सर ये इस इक्विलिब्रियम के लिए केपी और केसी का रिलेशन समझो। क्या सब लोगों को यहां तक समझ में आ गया है? यानी किसी भी अभी 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 वो वेरिएबल कंसंट्रेशन वाली बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा है। एक ऐसा आदमी जिसमें सारे लोगों को केसी के एक्सप्रेशन में आना है, ठीक? तो आपने केसी का एक्सप्रेशन लिखा, उसके बाद पार्शियल प्रेशर्स में गैसेस को कन्वर्ट करके उसको केपी में कन्वर्ट कर लिया, और आपने उस इक्विलिब्रियम के लिए केपी और केसी का रिलेशन निकाल लिया, खत्म, सीधी सी बात। और मुझे ऐसा लगता है अगर तुम समझ रहे हो तो तुम ध्यान से देखना, केपी और केसी का जो रिलेशन है वो भी डिफाइन किया जा सकता है। कैसे? यहां पर जो गैस के मोल्स हैं, अगर मैं जनरल एक्सप्रेशन लूं तो यह कहा जाता है केपी और केसी का जो रिलेशन है, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेस टू पावर डेल्टा एन जी, वेयर डेल्टा एन जी की जो वैल्यू है वो है प्रोडक्ट गैशियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट गैशियस मोल्स। यानी रिएक्टेंट साइड के गैशियस मोल्स और प्रोडक्ट साइड के गैशियस मोल्स को यूज करके आप डेल्टा एन कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब आपको डेल्टा एन पता चल जाएगा तो बहुत आसानी से आप केपी और केसी का रिलेशन निकाल सकते हैं। आप देखो यहां पर मैंने तो डिराइव करके दिखाया, आप जरा देखो यहां पर प्रोडक्ट साइड के गैशियस मोल्स कितने हैं? 1। और रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 2 + 1 3। सो 1 - 3 -2, यानी आरटी की पावर में क्या आना चाहिए? -2। इसी तरह से इससे पहले वाले इक्विलिब्रियम में देखो, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 1। रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 2। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 - 2, दैट इज -1। तो आरटी की पावर क्या आनी चाहिए? -1। यानी ये तो तुमने डिराइव किया है, लेकिन अब हर बार डिराइव करके थोड़ी ना देखेंगे यार, हम सीधे सीधे एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि केपी और केसी का जो रिलेशन है वो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी डेल्टा एनजी से डिफाइन किया जाता है, जिसमें डेल्टा एनजी की जो वैल्यू होगी वो प्रोडक्ट साइड के गैशियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट साइड के गैशियस मोल से कैलकुलेट की जाएगी। आपको यह फॉर्मूला अगर नहीं भी आता है तो आप खुद डिराइव कर सकते हैं। कैसे? जैसे अभी मैंने बताया, पहले आपने केसी का एक्सप्रेशन लिख दिया, फिर गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स लिखकर आरटी को उधर भेज दिया, अपने आप ही केसी के साथ जब आरटी आएगा तो वो पूरा मिलकर क्या बन जाएगा? केपी। यानी हमने जो अभी तक पढ़ा है वो ये कि किसी भी इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने के दो तरीके, या तो केसी या केपी। केसी वो तरीका जिसके कंसंट्रेशन, जिसके राइट हैंड साइड में सिर्फ कौन से टर्म्स आएंगे? वेरिएबल कंसंट्रेशन टर्म्स। और केपी वो तरीका जिसके राइट हैंड साइड में सिर्फ कौन से टर्म्स आएंगे? सिर्फ पार्शियल प्रेशर्स के टर्म्स और कुछ भी। यहां तक समझ में आ गया सबके? चलो जल्दी से एक छोटा सा पोल कर लेते हैं और मुझे बताओ ये जितनी बातें अभी हमने की हैं वो समझ में आई हैं कि नहीं, बिकॉज ये स्टार्ट करनी, ये समझ में आनी चाहिए। लव फ्रॉम वेस्ट इंडीज, थैंक यू। लव फ्रॉम फ्रांस। जो आदमी जो है घर के गली से बाहर नहीं निकले हैं, फ्रांस वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं।
चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कितने लोगों को ये समझ में आ गया है। काफी अच्छा, काफी बच्चों को समझ में आ गया, इससे ज्यादा तो उम्मीद कभी हुई नहीं, समझो बात को। तो ठीक, इतना चलेगा काम। अच्छा, जरा जल्दी से कुछ तुम्हारे रीसेंट डाउट्स देख लेते हैं। बहुत फर्जी सर, यहाँ के इक्विलिब्रियम केसी है क्या? नहीं, के इक्विलिब्रियम तो केसी के बराबर है बेटा, समझो बात को। के इक्विलिब्रियम जो मैंने लिखा, के इक्विलिब्रियम एक जनरल नाम, अभी मैं लिखूंगा तुम्हें और समझ में आ जाए। के इक्विलिब्रियम इज जनरल। यू हैव टू टाइप्स ऑफ के इक्विलिब्रियम, यानी दो तरीके से के इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया जाता है, एक केसी और एक केपी। जब केसी की तरह से डिफाइन करें तो राइट हैंड साइड में सिर्फ कंसंट्रेशन आनी चाहिए। किसकी सर? सिर्फ वेरिएबल कंसंट्रेशन जो लोग शो करते हैं। अभी मैं इस बारे में बात करूंगा, ठीक। और अगर आप केपी की तरह के इक्विलिब्रियम को केपी के फॉर्म में डिफाइन करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड में सिर्फ पार्शियल प्रेशर के टर्म्स आने चाहिए, बस इतना समझ लो, ठीक। जैसे हम और एग्जांपल लेंगे अभी। तो इसका मतलब सर जी कि मोल बढ़ा लो और न्यू केसी के भी बनता जाएगा, है? नहीं, ये किसने कह दिया भाई मोल चेंज करने से केसी के भी बनता जाएगा? इक्विलिब्रियम जिस टाइम पर अटेन होगा। अरे गजब लल्लू आदमी, रुको। तुम ही बताओ, जब तुम ये कह रहे हो कि केसी का एक्सप्रेशन ये मान लीजिए केसी, तो ठीक है सर, सी की वैल्यू बढ़ाने से क्या होगा? ए बी को, अरे तुम्हें जो करना कर लो। इसका जो रेशो है, ये जो वैल्यू है एट इक्विलिब्रियम, ये जो वैल्यू निकल के आने वाली है, ये हमेशा कांस्टेंट होगी। दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको ए और बी का अमाउंट बढ़ाना है, घटाना है, ये डालना है, वो डालना है, कुछ भी कुछ करना है, करते रहिए आप। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट द एक्सप्रेशन रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। हो सकता है सी की वैल्यू बढ़ रही हो, ए बी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, इस तरह से बढ़ जाएगी कि रेशो हमेशा फिक्स आए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। इफ इट्स एन इक्विलिब्रियम, अगर इन लोगों के बीच का इक्विलिब्रियम बन रहा है तो चाहे कभी भी बने, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी गिवन इक्विलिब्रियम का सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर आपने टेम्परेचर नहीं छेड़ा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं करे। क्लियर है? चलिए ठीक, और आगे बढ़ते। अब आते हैं उस वाली बात पे जो हम करना चाह रहे थे। क्या था? ये वाली बात क्या है सर? जरा अब जरा चेंज करते हैं केस को। केस क्या बनाते हैं? मान लीजिए सर ये ले लेते हैं, ए गैस प्लस 2b गैस प्लस ऐसी कुछ भी ले लेते हैं, सी सॉलिड ले लेते हैं, इज इन इक्विलिब्रियम विद डी गैस प्लस ई सॉलिड। मान लीजिए ये रिएक्शन कुछ कुछ हो रहा है, ठीक, ये कोई रिएक्शन हो रही। चलिए ठीक, क्या कहना चाह रहे हैं वो? ये कह रहे हैं अरे लव फ्रॉम, मान जाओ बे तुम लोग बदतमीज भाई। अभी हमने क्या कहा था? बिल्कुल शांत हो जाओ। जब धीरे से कहें तो अब ये लव फ्रॉम नेपाल, होनोलुलु, समझ रहे हो, लव फ्रॉम किडनी, कितने खाली है। चलिए खैर, तो ये एक रिएक्शन, ठीक। अब आप ये बताइए, अब जो लोग समझ रहे थे जरा समझें इस बात को। इस इक्विलिब्रियम का जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या आएगा? जरा ध्यान से देखते हैं। तो सर सबसे पहले के इक्विलिब्रियम लिखते हैं, और के इक्विलिब्रियम में तो सर जो है सब लिख दीजिए आप। इसमें क्या है? इसमें तो कुछ सोचा ही नहीं जाता। डी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ई की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू सी की कॉन्सेंट्रेशन। सर दिस इज के इक्विलिब्रियम, बिल्कुल ठीक। तो क्या इसी के इक्विलिब्रियम को केसी बोल दूं जैसे अब तक मैं बोलता था? तो मैंने कहा चेक कर लेते हैं सर। राइट हैंड साइड में सिर्फ मुझे वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन के लोग चाहिए सर। अगर ऐसा है तब तो ठीक है, यही के इक्विलिब्रियम है, यही केसी। अगर नहीं है तो सर उनमें से उन लोगों को हटा दीजिए जो वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन शो नहीं करते, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिविटी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द रिएक्शन। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, इसमें दो आदमी मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मैं अभी इस बारे में बात करता हूं। एक आदमी मुझे यह पसंद नहीं आ रहा है और एक आदमी मुझे यह पसंद नहीं आ रहा है। क्यों पसंद नहीं आ रहा है? क्योंकि सर सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ बदलती नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हो? तो क्या ये सॉलिड रिएक्ट नहीं कर रहा है? क्या ये सॉलिड बन नहीं रहा है? हाँ बन रहा है। तो अगर रिएक्ट कर रहा है या बन रहा है तो उसके मोल्स बदलेंगे? हाँ बदलेंगे। तो सर जब मोल्स बदलेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी? वो कह रहा नहीं बदलेगी, सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहे। कैसे? मैं प्रूव करके दिखाता हूं, जरा समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये सी सॉलिड, ये सी सॉलिड ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक। एक टाइम ऐसा है जब सी सॉलिड का जो अमाउंट है वो W। अब आप मुझे ये बताइए इस सी की कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में क्या? चलिए कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स कितने होंगे सॉलिड के? सर आपने W ग्राम लिया है तो उसके मोल्स हो जाएंगे W अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कितना होगा सर? वॉल्यूम होगा उसका वेट डिवाइडेड बाय उसकी डेंसिटी, एंड दिस इज D/m।
जरा समझना, ये वाला टर्म हो गया मेरा मोल्स का, दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यानी W बाय M ये मोल्स हो गए और W बाई D उसका वॉल्यूम हो गया। जब आप सॉल्व करेंगे तो D बाई M आएगा, और दुनिया जानती है सर D और M हमेशा कांस्टेंट रहते हैं सर, ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अच्छा चलिए सर ऐसा करते हैं, क्या ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है? हाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सर ये तो खत्म भी होगा, कम भी हो जाएगा। हाँ कम हो जाएगा। मान लीजिए कि कम होने के बाद इसकी वेट जो है वो W/2 हो गया। अगर इसका वेट W/2 हो गया तो इसकी नई कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? सर ये मोल्स बाय वॉल्यूम से, मोल्स कितने होंगे? W/2 डिवाइडेड बाय M डिवाइडेड बाय उसके वॉल्यूम कितना होगा? W/2 डिवाइडेड बाय D। ये फिर से सॉल्व करके क्या निकल के आएगा? D/M। क्यों? क्योंकि सर W/2 और W/2 कैंसिल हो जाएंगे। समझना जरा बात, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हर बार कंसंट्रेशन हमेशा क्या निकल के आएगी? D/M। यानी सॉलिड की कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन वो D/M रहेगी, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। सो अल्टीमेटली ये फौरन अंदर से यहां आवाज निकल के आएगी कि भैया देखो गड़बड़ है, ये एक ऐसा आदमी है जिसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ये एक ऐसा आदमी है जिसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो केसी क्या बोले, के इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा कि अगर तुम दोनों कांस्टेंट हो तो तुम वहां क्या कर रहे हो? मेरे पास आओ। ये इसको अपने पास बुला लेगा, यानी के इक्विलिब्रियम इन लोगों को अपने पास बुला लेगा। ऊपर सी आ जाएगा, नीचे ई आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? सर D/AB²। क्या के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है? हां। क्या सी और ई कांस्टेंट है? हां। तो सर ये मिलकर एक नया कांस्टेंट होंगे। कौन सा? सर राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन किसकी? वेरिएबल। सो दिस टाइम दिस विल बी केसी, यानी इस टाइम इसका एक्सप्रेशन बनेगा केसी का। इसका मतलब जब तुम्हें केसी का एक्सप्रेशन लिखना हो तो तुम सिर्फ डायरेक्टली उन लोगों की कॉन्सेंट्रेशंस को पुट करो जो वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन होती हैं। और वो कौन से लोग होते हैं? सर वो गैस होते हैं और सॉल्यूशंस होते हैं। सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स की कॉन्सेंट्रेशंस केसी के एक्सप्रेशन में नहीं रखी जाएंगी। बताओ समझे मेरी बात को? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास सॉलिड है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी D/M से डिफाइन होगी। अगर आपके पास कोई प्योर लिक्विड है तो प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट रहेगी, उसको भी केसी के एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाएगा। यानी केसी के एक्सप्रेशन में सिर्फ किन किन लोगों की कॉन्सेंट्रेशन दिखाई देंगी? गैस की एंड सॉल्यूशंस की। यानी अगर गैस और सॉल्यूशंस हैं तब तो केसी के एक्सप्रेशन में दिखा दीजिए, अदरवाइज उनको केसी के एक्सप्रेशन से बाहर कर दीजिए। तो अब मैं बार बार ये ड्रामा नहीं करूंगा। अगर कोई मुझसे ये कहे कि बताइए इसका केसी कितना होगा, तो मैं फौरन इसका केसी कैसे दिखाऊंगा? सर आप बी को रखिए, ए को रखिए और बी को रखिए, ई और सी को वैसे ही हटा दीजिए, क्योंकि केसी के अंदर वो लोग वैसे ही घुसे हुए, आपको अलग से उनको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी अल्टीमेटली के इक्विलिब्रियम सी बाई ई मिलकर क्या बन जाता है? केसी। सो द एक्सप्रेशन ऑफ केसी इज व्हाट? एक्सप्रेशन ऑफ केसी इज D/AB²। यानी डी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन AB², ये हमारा केसी बनेगा। और अब आप केपी बनाना चाहते हैं तो केपी भी बन जाएगा। दिस विल बी PD/RT, नीचे आ जाएगा PA/RT इंटू PB/RT का स्क्वायर। धीरे से सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज PD/PA/PB²। RT का टर्म एक स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और इस RT को नीचे भेज दिया जाएगा। नाउ दिस इज KP विच इज इक्वल टू KC RT रेज टू पावर -2। द एक्सप्रेशन इज व्हाट? PD/PA इंटू PB²। ये मेरे KP का एक्सप्रेशन बने, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपने किया था। सही, क्योंकि डेल्टा एनजी की वैल्यू -2 है तो आप केपी और केसी का रिलेशन वैसे भी निकाल सकते हैं। सब लोग समझो क्या कहना चाह रहा है। यानी जब कभी भी इक्विलिब्रियम दिखा जाएगा तो उस इक्विलिब्रियम का जब आप केसी डिफाइन करेंगे तो उसमें सिर्फ गैसेस की कॉन्सेंट्रेशंस और सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशंस को डिफाइन करेंगे। और जैसे ही आप वहां वो पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपको केसी मिल जाएगा और आप चाहें तो उसको केपी में बाद में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? ए, बी और डी की कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल कैसे हैं? गजब लल्लू आदमी हो भाई। ए कंसेंट्रेशन क्या होती है? मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर गैस है तो उसके मोल्स बदलते रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। गैस का वॉल्यूम कौन डिसाइड करता है? बर्तन। तो बर्तन की कॉन्सेंट्रेशन का वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन गैस के मोल बदलते जा रहे हैं, मोल बदलते जा रहे हैं, नीचे का टर्म कांस्टेंट है। तो दिस कॉन्सेंट्रेशन इज अ वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक। सॉलिड्स के लिए क्या बोला जाता है या प्योर लिक्विड्स के लिए क्या बोला जाता है कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होती है, भले ही वो खत्म क्यों ना हो, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा D/M से डिफाइन होती है और D/M इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझो बात।
समझ में आई ये बात? सबको ये बात समझ में आई? अब और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल से और बात करते हैं। चलिए एक सवाल लेते हैं। फॉर विच ऑफ दीज रिएक्शंस केसी नहीं केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी। चलिए ठीक है, पहला रिएक्शन ले लेते हैं। पहला रिएक्शन है ए गैस प्लस बी गैस is in equilibrium with C gas plus D gas। दूसरा ले लेते हैं A solution plus B gas is in equilibrium with 2C gas plus D solution। तीसरा इक्विलिब्रियम ले लेते हैं A gas plus 2B gas is in equilibrium with 2C gas plus 2D gas। और चौथा ले लेते हैं A gas plus B solid plus C gas is equilibrium with D gas plus E solid। बताओ इनमें से वो कौन से इक्विलिब्रियम्स ऐसे हैं या कौन सा इक्विलिब्रियम ऐसा है जिसमें केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी। भाई देखो बड़ा क्लियर है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि केपी की वैल्यू केसी इंटू आरटी के बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ डेल्टा एनजी जो है वो 1 होना चाहिए। क्लियर है? अब डेल्टा एनजी 1 कहां है वो चेक कर लेते हैं। तो सर देखिए यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, तो यहां तो बात ही खत्म हो गई। यहां डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसको हटा देते हैं। सेकंड वाले केस में आते हैं, यहां 2 है, यहां 1 है, तो यहां जो डेल्टा एनजी आ रहा है ये 2 माइनस 1 दैट इज 1 आ रहा है, ये तो ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तीसरे में आते हैं, यहां 2 और 2 4 है और यहां 2 और 1 3 है, तो यहां जो डेल्टा एनजी आ रहा है वो 4 माइनस 3 दैट इज 1 आ रहा है। और यहां जो डेल्टा एनजी आ रहा है वो डेल्टा एनजी 1 माइनस 2 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। तो कहां कहां पर डेल्टा एनजी हमारा 1 के बराबर आ रहा है? हमारा 1 के बराबर डेल्टा एनजी यहां आ रहा है और 1 के बराबर डेल्टा एनजी यहां आ रहा है। तो जो सही आंसर होना चाहिए वो 2 और 3 होना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो मैंने कहा भाई ठीक है, अब एक बार प्रूफ करके दिखा दीजिए कि केपी इज इक्वल टू केसी आरटी के बराबर आ रहा। तो मैंने फौरन सेकंड इक्वेशन सॉरी थर्ड इक्वेशन उठाई और प्रूफ करके दिखा दिया। तो चलिए एक बार में थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करके दिखाते हैं, जरा समझना। थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करते हैं कि कैसे ये बराबर आ रहा है। जरा 1 मिनट सब लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छी और खूबसूरत बात है। ए गैस 2B गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद 2C गैस प्लस 2D गैस, यही है। चलिए फटाक से केसी लिखते हैं। केसी इज इक्वल टू सी का स्क्वायर डी का स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी का स्क्वायर। चलिए ठीक है, इसको पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं। पीसी अपॉन आरटी का स्क्वायर पीडी अपॉन आरटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पीए बाय आरटी इंटू पीबी बाय आरटी का स्क्वायर। चलिए सर इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। तो यह आ जाएगा पीसी स्क्वायर पीडी स्क्वायर अपॉन पीए इंटू पीबी स्क्वायर और आरटी की पावर क्या आ जाएगी भाई? ऊपर -1 -1।
अब साफ दिखाई दे रहा है सर, केसी के साथ आरटी को ले आइए, तो दिस इज केसी अपॉन आरटी की पावर -1, सो दिस इज केसी आरटी, दिस इज इक्वल टू पीसी का स्क्वायर पीडी का स्क्वायर अपॉन पीए इंटू पीबी का स्क्वायर। और क्योंकि सर ये सारे कांस्टेंट हैं और राइट हैंड साइड में सिर्फ पार्शियल प्रेशर का टर्म है, तो वैसे ही समझ में आता है कि ये हमारा पक्का क्या बन जाएगा, केपी। सो दिस विल बी केपी, यानी केपी का क्या रिलेशन बन रहा है, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर 1, जो कि मुझे चाहिए था। ये प्रूफ हो गया सर, ये प्रूफ हो गया। तो सर ये तो अभी आपने किया, इसमें कमाल क्या है, तो बड़ा आसान। तो मैं यही तो बताना चाह रहे हैं कि जिस लेवल पर हम तैयारी कर रहे हैं उस लेवल पर ये सवाल उसने कभी पूछा ही नहीं। सर ये तो बहुत बार पूछा गया है, सर केपी केसी का रिलेशन, कैसी बातें कर रहे हैं, बातें इसलिए ऐसी कर रहे हैं क्योंकि कमाल ये है कि सर ये आंसर गलत है, इसको सही नहीं माना जा सकता, ये बिल्कुल गलत कैटेगरी वाणिज्य, बिल्कुल गलत आंसर लिखा जा रहा है। उसका रीजन है कि सर आप प्रूफ करके नहीं दिखा सकते कि यहां पर भी केपी और केसी का रिलेशन आरटी की पावर 1। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, उसका प्रूफ करके दिखाइए। चलिए मैंने कहा प्रूफ करके दिखाते हैं। डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 है लेकिन केपी इज नॉट इक्वल टू केसी आरटी वाई। चलिए चेक करते हैं, ए सोल्यूशन, बी गैस, 2C और डी सोल्यूशन। चलिए सर एक बार प्रूफ करके दिखाइए तो बात माने। तो चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं। ए सोल्यूशन, बी गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद 2C गैस प्लस डी सोल्यूशन। चलिए सर प्रूफ करते हैं, बताइए जरा जल्दी से मुझे बताओ केसी का एक्सप्रेशन क्या हो। केसी का एक्सप्रेशन, मैंने कहा सर केसी के एक्सप्रेशन में राइट हैंड साइड में सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आएंगे। किसकी सर, वेरिएबल। अच्छा क्या गैस वेरिएबल होती है, हां सर वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन शो करती है। सोल्यूशन, सर सोल्यूशन भी वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन, लिक्विड नहीं है, दिस इज नॉट प्योर लिक्विड, दिस इज सोल्यूशन। सर सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन वक्त के साथ बदलती है क्योंकि जब सोल्यूट रिएक्ट करता जाएगा तो उस केस में मोलारिटी चेंज होगी। इसका मतलब यह हुआ राइट हैंड साइड में C का स्क्वायर भी आएगा, D भी आएगा क्योंकि ये वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन शो करता है, A भी आएगा और B भी आएगा। चलिए ठीक है सर, इसमें क्या है, होने दीजिए। अब इसको पार्शियल प्रेशर में लिखते हैं, लीजिए सर लिख के दिखाइए। C इज अ गैस सो इट विल बी PC बाय RT का स्क्वायर। बहुत खूबसूरत हो गया सर। इनटू What will be the concentration of D in terms of partial pressure? सर मुझे नहीं पता, सॉल्यूशंस के पार्शियल प्रेशर मैंने कभी नहीं सुने सर। मैंने वेपर प्रेशर की बात सुनी है लेकिन पार्शियल प्रेशर की बात कभी नहीं सुनी, इसलिए D की कॉन्सेंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नीचे आते हैं सर, A इज अ सॉल्यूशन, सर मजबूर हो गए, माफ कर दीजिए, और B आ जाएगा PB बाय RT। चलिए सर फिर भी क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा तमीज से लिखते हैं। इट इज PC का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, नीचे आ जाएगा पीबी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और जहां तक आरटी का सवाल है सर आरटी एक नीचे बच जाएगा, दैट इज आरटी रेज टू पावर -1। क्लियर है? अब मैं क्या बोलूंगा सर, फिर वही है, राइट हैंड साइड में कौन है सर, आरटी है, उसको केसी के साथ ले आओ ना, ले आते हैं सर। केसी अपॉन आरटी की पावर -1, समझ रहे बात को, केसी अपॉन आरटी की पावर -1, दिस इज इक्वल टू पीसी का स्क्वायर इंटू डी, पीबी इंटू ए। ये कौन है सर, आरटी ऊपर चला जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूं केसी इंटू आरटी विच इज इक्वल टू पीसी स्क्वायर इंटू डी डिवाइडेड बाय पीबी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। सर व्हाट इज केसी, कांस्टेंट, आरटी कांस्टेंट। अरे सर जब दोनों कांस्टेंट है तो इसको केपी बोल दो, ये लीजिए केपी बोल, गलत मत बोलो क्योंकि केपी वो था जिसके राइट हैंड साइड में सिर्फ कंसंट्रेशंस के टर्म्स, सॉरी पार्शियल प्रेशर्स के टर्म्स होने चाहिए। क्या यहां सिर्फ पार्शियल प्रेशर्स के टर्म्स हैं? नहीं सर। तो क्या तुम इसको केपी बोल सकते हो? नहीं बोल सकता सर। इस इक्विलिब्रियम का तो केपी डिफाइन ही नहीं हो सकता। आप केपी केसी का रिलेशन क्या निकलवा रहे हैं, समझो मेरी बात को। दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज केपीसी, जिसमें प्रेशर भी है और कॉन्सेंट्रेशन भी। सर इसमें कहीं से भी केपी नहीं है सर, दिस इज नॉट केपी। सो अल्टीमेटली दिस इक्विलिब्रियम इज अ इक्विलिब्रियम जिसका केपी डिफाइन ही नहीं हो सकता सर। डेल्टा एनजी छोड़िए सर, इसका तो केपी डिफाइन नहीं हो सकता, और जिस इक्विलिब्रियम का केपी डिफाइन नहीं हो सकता आप उसके लिए केपी और केसी का रिलेशन क्या डिराइव कर रहे हैं सर। दिस इज रॉन्ग बिकॉज फॉर दिस इक्विलिब्रियम केपी इज नॉट डिफाइंड। समझो बात, सब लोग समझने की कोशिश करेंगे भाई। यानी मेरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, वो ये निकल के आती है कि कुछ इक्विलिब्रियम्स ऐसे भी होंगे जिनका केपी डिफाइन ही नहीं होगा,
और जब केपी डिफाइन ही नहीं होगा तो क्या केपी केसी। ज्यादातर बेवकूफ क्या करते हैं, सर डेल्टा एनजी ढूंढेंगे, डेल्टा एनजी ढूंढेंगे, उनको दो जगहों पर डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और जैसी डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 मिलेगी वो हड़ाक से आंसर लिख के चले आएंगे। सर बढ़िया लेवल का सवाल होगा, एक बार एनटीए मेरी बात सुन के एक छोटा सा सवाल बना दे जिसमें एक जगह पर डेल्टा एनजी 1 तो हो लेकिन सोल्यूशन का इन्वॉल्वमेंट हो। जिस इक्विलिब्रियम में सोल्यूशन का इन्वॉल्वमेंट होगा उसका केपी डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि केपी तभी डिफाइन होता है जब एक्सप्रेशंस में सिर्फ पार्शियल प्रेशर हो, और सॉल्यूशंस के पार्शियल प्रेशर्स डिफाइन नहीं होते। समझो। कुछ समझ में आया भाई? सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करना है। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप सिर्फ यानी आप सही तरीका क्या है? सही तरीका यह कि सर जब मुझे केपी केसी के रिलेशन का सवाल आए कि भाई इन चारों में कहां पर ये रिलेशन एप्लीकेबल, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस तरह से अप्रोच करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे डेल्टा नहीं देखना है, सबसे पहले मैं इसको काटूंगा। सबसे पहले क्यों? क्योंकि यहां तो केपी डिफाइन ही नहीं है। तो जब केपी डिफाइन ही नहीं है तो फिर केपी केसी का रिलेशन क्या निकालना। सर सबसे पहले जहां जहां मुझे सोल्यूशन दिखाई देता है मैं वहां वहां इक्विलिब्रियम काट दूंगा, और फिर बचे लोगों में डेल्टा एनजी चेक करूंगा, और बचे हुए लोगों में डेल्टा एनजी सिर्फ कहां बराबर है, सर सिर्फ थर्ड वाले इक्विलिब्रियम में बराबर है। सो आंसर शुड बी सी ओनली। सब लोग समझो इस बात को, और सब लोगों को यह बात समझ में आनी चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जहां पर सॉल्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पर केपी डिफाइन क्यों नहीं होता है। क्योंकि सर सॉल्यूशंस जो हैं वो केसी के एक्सप्रेशन में तो आ जाते हैं लेकिन वो पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो वो अल्टीमेटली केपी बना ही नहीं पाते। कुछ लोग कहते हैं सर सॉलिड का भी पार्शियल प्रेशर नहीं होता। सर तो अगर किसी इक्विलिब्रियम में सॉलिड का इन्वॉल्वमेंट है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वहां पर केसी और केपी का एक्सप्रेशन डिफाइन होगा। तो आप समझिएगा मेरी बात को, सॉलिड तो केसी के ही एक्सप्रेशन में नहीं आएंगे, तो फिर पार्शियल प्रेशर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी बात सब लोग समझ भी रहे हैं कि नहीं? यानी आपने सबसे पहले केसी डिफाइन किया, केसी के एक्सप्रेशन में कौन कौन आएगा, सर गैस आएगी और सोल्यूशन आ सकता है क्योंकि ये वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अब सर अगर सोल्यूशन आ गया तो केपी डिफाइन नहीं होगा, लेकिन सॉलिड भी अगर होता तो उसका भी पार्शियल प्रेशर डिफाइन नहीं होता, लेकिन सॉलिड तो केसी में नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि जरा ये बताइए, ए गैस प्लस बी सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद डी गैस प्लस ई सी सॉलिड, ले लेते हैं। इसके लिए जरा केपी और केसी का रिलेशन बताइए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केपी इंटू केसी? केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू पावर एक्स। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ये सवाल आ गया। अब तुम कहोगे लो सर फंस गया मामला, सॉलिड है, सॉलिड का भी कॉन्सेंट्रेशन, सॉलिड का भी पार्शियल प्रेशर नहीं होता, तो आप केपी कैसे डिफाइन करेंगे? अबे तुम केसी लिखो, उसमें सॉलिड आएगा ही नहीं। तो जब सॉलिड आएगा ही नहीं तो केपी लिख के पार्शियल प्रेशर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लिख के देखिए, ये देखिए, सबसे पहले केसी लिखते हैं, केसी में सॉलिड आता ही नहीं, लो खत्म हो गई बात। डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। अब आप इसको पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट कर दीजिए, पीडी का स्क्वायर अपॉन आरटी का स्क्वायर अपॉन पीए अपॉन आरटी। सो दिस इज पीडी स्क्वायर अपॉन पीए आरटी रेज टू पावर -1। खत्म हो गया, आरटी को इधर ले आते हैं। सो दिस इज केसी आरटी विच इज इक्वल टू पीडी स्क्वायर अपॉन पीए, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज केपी। आ गया केपी। क्या परेशानी? इसे दिस इज केपी, व्हाई? बिकॉज यू हैव ओनली पार्शियल प्रेशर। सर सॉलिड का पार्शियल प्रेशर कैसे लिख दिया? अबे तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि मेरे केसी के एक्सप्रेशन में वो है नहीं। दिक्कत कब आती है? दिक्कत आती है केसी के एक्सप्रेशन में तो आ गए लेकिन पार्शियल प्रेशर लिख नहीं पा रहे हैं, तो केपी नहीं डिफाइन होता। समझो बात को। वो कौन होता है जो केसी के एक्सप्रेशन में आ जाए लेकिन पार्शियल प्रेशर ना लिखवा पाए? वो होता है सोल्यूशन। यानी जिन इक्विलिब्रियम्स में सोल्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट होगा उन इक्विलिब्रियम्स के अंदर आप केपी डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। रिलेशन की बात तो बहुत दूर की है। समझो। अरे छुट्टी भी दे देंगे, जरा तसल्ली रखो, बात वाइंड अप तो करने दो यार बात को। ये इंपॉर्टेंट बात है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। आज की पूरी क्लास में जो हमने आज पूरी क्लास की, यही वो पॉइंट था जिसके लिए मैंने इतनी बकवास की, बिकॉज तुम लोग रिपीटर स्टूडेंट्स हो, तुम्हें केसी केपी का एक्सप्रेशन लिखना आता है।
समझो बात को। तुम्हारे लिए मुझे जो इंपॉर्टेंट बात बतानी थी वो ये, जो कि ज्यादातर जगहों पर गलत दी जाती है, कि केपी और केसी का रिलेशन हमेशा ये होता है, डेल्टा एनजी को देखकर आप हमेशा केपी केसी को रिलेट कर सकते हैं। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, एक ऐसा केस बनता है जिसमें डेल्टा एनजी की सही वैल्यू आने के बाद भी केपी केसी का रिलेशन गलत आता है। क्यों? क्योंकि केपी डिफाइंड ही नहीं होता। और आज की फाइनल कहानी यह है कि हर वो इक्विलिब्रियम जिसमें किसी एक भी सोल्यूशन फेज का इन्वॉल्वमेंट हो और एक भी गैसियस फेज न हो, ऐसे इक्विलिब्रियम्स का आप केपी कभी डिफाइन नहीं कर सकते। बात खत्म, समझो। इसलिए मुझे डेल्टा एनजी देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ डेल्टा एनजी देखने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी कोई सवाल आए कि केपी केसी का रिलेशन क्या है, तो आप सबसे पहले चेक करिएगा, जहां जहां सोल्यूशन है इक्विलिब्रियम के अंदर, आप उसको डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए, और उसके बाद बचे हुए इक्विलिब्रियम्स के अंदर डेल्टा एनजी की वैल्यू चेक करके अपने रिलेशंस को वेरीफाई करने की कोशिश करिए। बात बहुत आसान है, लेकिन बात बहुत सीधी है। सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि केपी और केसी का रिलेशन तो बहुत सीधा है, 36 तरह के न्यूमेरिकल बनाए गए हैं। अगर सही सवाल बनाया जाए या कोई मुझसे कहे कि एक बढ़िया सवाल केपी केसी के रिलेशन का बनाओ, तो मैं कंफ्यूज करने के लिए यही सवाल उस बच्चे को दूंगा। वो ज्यादातर बच्चे सवाल का आंसर सेकंड और थर्ड लिख के आएंगे, क्योंकि वो सिर्फ डेल्टा एनजी ढूंढते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार बच्चे हैं वो ये समझ जाएंगे कि सॉल्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट आते ही केपी इज अनडिफाइंड, एंड इफ केपी इज अनडिफाइंड वी नीड नॉट टू चेक डेल्टा एनजी वैल्यू, बिकॉज इस इक्विलिब्रियम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बचे हुए इक्विलिब्रियम्स में डेल्टा एनजी चेक करके अपने आंसर को वेरीफाई करें। एक छोटा सा पोल जल्दी से लगा रहा हूं, मुझे हालांकि उन्हीं लोगों से मतलब है जो मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या समझा रहा है। सीधी सी बात है, केपी केसी का रिलेशन बचपन में हर आदमी ने पढ़ाया था। इन्होंने कौन सी नई बात करी? हमें नई बात नहीं करनी थी, हमें सिर्फ ये बात करनी थी कि केपी केसी के एक्सप्रेशंस का मतलब क्या था। एक कह रहा फील आ गई सर, फील। हाँ बस वही है यार, मतलब जिसको फील आती है ना, उस मजा आता है, मतलब आप समझ रहे हो, उससे मजा आता है कि भाई वो कम से कम सीख रहा है, कुछ पढ़ रहा है। अदरवाइज तो कुछ लोग तो मस्ती रहते हैं। एक आदमी कह रहा है मोमो खाने जाना है। अबे मोमो जैसे ही हो जाओगे बक। अरे कुछ फल फूल खाओ, समझो बात को, कुछ बढ़िया सेब संतरा खाओ, तुम मोमो। समझ लो बात को। इस तरह की जो चीजें हैं वो सब नुकसान करेंगी, आपके माइंड को बहुत डल कर देंगी। सबसे अच्छा है फ्रूट्स। अगर मैसर हो तो हर तरह का फ्रूट खाना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं भाई रिजल्ट। बहुत बढ़िया, 98% बच्चों को ये बात समझ में आ गई। हमें तो लग रहा है टाइम पास में ऐसे लिख देते होगे तुम लोग, अरे समझ में आ गई, जाओ याद जाओ, बस खत्म। बहरहाल तो चलिए ठीक है, आप बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, लेकिन मैं तुम्हें अपनी तरफ से ये और बता दूं कि मैं कुछ सवालात लाया था, और वो सवाल जो हैं वो यहां से शुरू होंगे। ये होमवर्क स्लाइड, इस होमवर्क के नीचे तुम जरूर देख लेना। तुम्हारे पास बहुत सारे, मैंने करीब 8-10 सवाल थर्मोडायनेमिक्स के लिए हैं। धीरे धीरे करके उनकी प्रैक्टिस करना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। हम कोशिश करेंगे जैसे कल जो क्लास होगी उसमें से 2 सवाल ले लेंगे, उसके अगली क्लास में 2 सवाल और ले लेंगे, तो ये हमारे कवर भी हो जाएंगे। लेकिन सब लोग प्रैक्टिस जरूर करें, बिकॉज जो चैप्टर फिजिकल के कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस जरूरी है। तो जो ये चैप्टर हमने किया है उसके सवालों की कहीं से अपना सिंपल प्रैक्टिस कर लें। तो ये सारा नीचे का होमवर्क है जो धीरे धीरे करके आपको सॉल्व करना है। आज इतना ही करेंगे, अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एक बात फिर बोलूंगा, घबराने से कुछ भी नहीं होगा, इस बात को सब लोग ध्यान रख लें। ये किसी भी तरह का घबराहट या फिर ओवर एंथुजियास्टिक होना या फिर आप अननेसेसरी उल्टी सीधी बातें करके अपने डर को भगाना, जैसे कि स्पैमिंग। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बैचेस में या इस तरह के बैचेस में जब भी स्पैमिंग होती है, स्पैमिंग पता नहीं किसे कहते हैं, मुझे आज तक बिल्कुल नहीं पता, बिकॉज ये एक बड़ा यूनिक सा टर्म है कि व्हाट इज एक्चुअली स्पैमिंग। तो स्पैमिंग में सिर्फ ये नहीं होता कि गाली गलौच हो रही है, बिकॉज तुम इतने नालायक नहीं हो कि टीचरों को गाली दोगे, बट स्पैमिंग में ये भी होता है कि जैसे आप अननेसेसरी किसी बात को कर रहे हैं या कोई बात मजाक में ले रहे हैं या अननेसेसरी मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये आप अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, आपके या तो समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस दर्द को हंसी में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप ये चाहते हैं कि हमें नहीं आया तो सामने वाले के भी समझ में नहीं आना चाहिए। इस तरह की चीजों के लिए कि मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, ये घबराहट किस चीज की, अभी वक्त है। सबसे अच्छी बात क्या है, ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं देने जा रहे हो जिसके लिए बहुत प्रिपरेशन करनी थी। समझो मेरी बात को, मैंने कल भी समझाया था, फिर बता रहा हूं। छोटा सा एग्जाम है, कम चीजें पूछी जाती हैं, अच्छी और आसान और सीधी बातें पूछी जाती हैं।
3 महीने का वक्त अच्छा वक्त है। मेरा मानना यह है जो आदमी समझदार होगा ये इस टाइम पर भी उन तमाम लोगों को पिछाड़ सकता है जो 2 सालों से घिस रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली जो तैयारी कर रहा है वो बड़ी कर रहा है। समझो बात को, मैं अभी तुम्हारे वाले एग्जाम की बात कर रहा हूं, पहले एग्जाम की बात कर रहा हूं। वो बड़ी तैयारी कर रहा है, एग्जाम में वो बड़ी चीजें नहीं आएंगी। तो आप समझिए उसका कितना सारा टाइम उन बड़ी बातों को सीखने में जो खर्च हुआ वो तो वेस्ट है, वो तो पूछेंगे ही नहीं। तो सर जो बचा हुआ 3 महीने है अगर वो ढीला पड़ जाए, सर ये ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अगर वो ढीला पड़ जाए तो सर मेरा नंबर लग जाएगा। आप समझिए, क्योंकि वो पूछ हल्का चीज रहा है। सर बड़ी चीजों का नंबर जब आएगा तब मैं देखूंगा, मेरे पास भी उसके बाद 4 महीने मिलेंगे, सर मैं उसके बाद कर लूंगा। लेकिन सर अभी जो मुझे लगता है वो ये है कि अभी मैं उन तमाम लोगों के बराबर या उनसे आगे निकल सकता हूं जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम एक सीधा सवाल पूछने वाला। मेरी बात समझो, तुम्हें पिछली बार भी समझाया था, फिर समझा रहा हूं, बहुत सीधी सी स्टेप्स है, बहुत सीधी सी कहानी है। थोड़ा सा भी अकल हो गए, इतने बेवकूफ या इतने गधे तो नहीं हो कि इतनी सीधी बात नहीं समझ पाते। समझ रहे हो? या तो बिल्कुल ही अकल के पीछे लठ लेके दौड़ रहे हो कि भाई मुझे तो समझना ही नहीं है सर आप क्या समझाना चाह रहे हैं, मेरे मां बाप मुझे क्या समझा रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो लल्लू हूं, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। ऐसे आदमी से बात करने का फायदा क्या है? मैं तो बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं। हम सब अभी उस स्टेज में हैं जिस स्टेज पर आज भी कोशिश की जाए तो अपने स्कोर या परसेंटाइल को बहुत इंप्रूव किया जा सकता। मैं इस एग्जाम की बात कर रहा हूं। किस एग्जाम की? जो होने वाला है, जो हमारे लिए सीधा साधा स्ट्रेट सवाल पूछने वाला एग्जाम है, जिसमें बहुत ज्यादा लोचे नहीं है। आप समझिए। तो यार जो आदमी समझदार है, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत सुना है, वो बचे हुए 3 महीने में जोर लगा दे। यार मैं और क्या बोलूं, मतलब मुझे नहीं समझ में आता इसमें क्या परेशानी है। थोड़ा सा जोर लगा दो, देखो यार मुझे लगता है कमाल हो सकता है, चमत्कार जिसे कहते हैं वो चमत्कार हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। बहरहाल मर्जी तुम्हारी, जीवन तुम्हारा, पैसे तुम्हारे, करना सब कुछ तुम्हें है, हमें तुम्हें कुछ देना नहीं है, तो हमें कुछ दोगे नहीं, ना कभी हमसे मिलना ना मुलाकात करनी, तो बाकी मर्जी तुम्हारी, ये कोशिश करो। मुझे लगता है कि अगर समझते हो मेरी बात को तो एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। तो आज इतना ही करेंगे, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।